अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधो लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई उसका नाम है गर्क आतिशी और इसकी राइटर है अतीका फैज़। इस नावल को आप शुरू करते हैं। तुम बस यही करते रहना, कोई कोशिश ना करना। हुरैन ने तिल मिलाकर टाइप किया और इसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। चंद मिनट बाद ही इसका जवाबी पैगाम वसूल हुआ। तो क्या करूं, रिश्ता लेकर आया था ना, क्या कहा था तुम्हारी बहन और बहनोई ने कि हम किसी कंगले के हाथ में रिश्ता नहीं देते। तो तुम तो यार कोई छोटी मोटी ही नौकरी कर लो, क्या मॉडल और अदाकार इतनी आसानी से बना जाता है। हुरैन को समझ नहीं आ रही थी कि आबाद को कैसे समझाए। दूसरी तरफ वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। यार मेरा ख्वाब है ये, आबाद का रटा रटाया जवाब देकर वो बना गई। फिर मेरा मिलना भी एक ख्वाब ही समझो। वो पैगाम भेजकर मोबाइल बंद करके तकिया दुरुस्त करके लेट गई और ना चाहते हुए भी इसकी आंख से एक आंसू निकलकर तकिए में जज़ब हो गया। इसने सख्ती और मजबूती से अपनी आंखों को रगड़ा था और आगे का लाहिला अमल तरतीब देने लगी। इसके बिनोई की दुबई में नौकरी लग गई थी। सारी सहूलियात के साथ साथ फैमिली को साथ रखने की भी सहूलत दी गई थी। बिनोई राबिया को अपने साथ ले जाना चाहता था और राबिया भी जाना चाहती थी और हुरैन इसको हक बजा जानब भी समझती थी। भला एक घर बार छोड़कर वो हुरैन के साथ क्यों रहती। अलमुख्तसर वो दोनों चाहते थे बिना कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा किए हुरैन की अच्छी और महजब घराने में शादी हो जाए। लड़का सही कमाता खाता हो और हुरैन को भी खुश रखे, यानी वो इस ज़माने में मौजा चाहते थे और ये मौजा होकर नहीं दे रहा था, जिस वजह से आए दिन घर में तलखी बढ़ती जा रही थी और इस तलखी की वजह बिना किसी शुबे के वही थी। अगले दिन सुबह रस्मन अगले दिन सुबह रासिम के ऑफिस जाते ही हुरैन बाहर आई थी। राबिया ने इसको देखकर सपाट चेहरा कर लिया था और अपने लिए चाय निकालने लगी, लेकिन राबिया ने कनखियों से इसके हाथ में फ़ाइल और दूसरे कंधे पर पर्स को देखा था, मगर हुरैन को नाश्ते के लिए टेबल की तरफ आने की बजाय बाहर जाते देखा तो ठटकी। कहाँ जा रही हो? नौकरी ढूंढने और ठिकाना देखने। हुरैन का लहजा लठमार था। ठिकाना रहना देना तुम ही रहोगी ठिकाना रहने देना तुम ही रहोगी। तुम्हारे भाई ने कहा है कि पीछे ये घर खाली रहेगा तो इसकी देखभाल कैसे होगी। अलबत्ता फरागत के लिए नौकरी करना चाहती हो तो इजाज़त है। राबिया ने बर्तन समेटते हुए अपने लहजे में थोड़ा प्यार समाया था, मगर लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं कर पाई। हुरैन के गले में एक गोला सा अटक गया था और आंखें नम हो गई। काश राबिया तुम ये कहती कि मैं अकेली कैसे रहूँगी। इसके लहजे में बेबसी और अफसोस था। राबिया ने इसको चूम कर देखा। अब रिश्ते ढूंढ तो रहे हैं तुम्हारे लिए, मगर आप एक मौज़ा देखना चाहते हैं, रिश्ता नहीं। इसने तलखी से राबिया की बात काटी थी। तमीज़ से बात करो हुरैन। अच्छा सही, ठीक है, मैं जा रही हूँ और एक बार नौकरी मिल जाए तो ये घर भी आपको मुबारक हो। हुरैन ने एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा था। सिर्फ बीए पास पर आजकल नौकरी नहीं मिलती, भूख पेट भरना पड़ता है, धिक्के खाने पड़ते हैं। राबिया ने तेज़ी से तंज किया था। तो आप कौन सा मुझे भरे पेट भेज रही हैं? और हाँ, रही दिक्कों की बात तो वो मंजूर है, मुझे इस घर की देखभाल नहीं। इसने जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर दूबदू जवाब दिया था, जिससे राबिया कलस गई। कदम कदम पर साबित करती हो कि सुतेले कभी सगे नहीं होते। राबिया की बात से वो 100% मुत्तफिक थी। दोनों ने कभी एक दूसरे को ऐसा मान ही नहीं दिया था कि वो सगों वाला प्यार कर सके। बिल्कुल इसलिए तो ही मुझे अंदाज़ा है बाप एक ना होता तो 3 टाइम का खाना भी आप ना देती, हुरैन ने कहा था और राबिया को पीछे भुना हुआ छोड़ती निकल चली गई। अम्मी मैं जा रही हूँ। रानिया नज़ाकत से साड़ी संभालती अंदर आई थी। हल्के पर्पल कलर की शिफॉन की साड़ी, जिसमें से इसके ब्लाउज़ का नीला कलर और 5 इंच के बाजू से इसके गोरे मगर स्टूल बाजू साफ नज़र आ रहे थे। हाथ ऊपर को उठाती तो बगल का नज़ारा भी हो जाता। आपने नाश्ता कर लिया? वो सबकी रवैया से चलती इनके बेड के सामने रखे सोफे पर टिक गई। शनाज ने इसका हुलिया देकर बुरा सा मुँह बनाया। इन्हें रानिया का ऐसा पहनावा सख्त नापसंद था। कितनी बार कहा है ऐसे जीब लबादे मत पहना करो, घर में एक जवान देवर भी है। और शनाज ने नरम से लहजे में टोका था। बहरहाल वो नागवारी नहीं कर सकती थी, मगर रानी ने सर झटक इनकी बात काटी, क्योंकि इनसे लड़ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। देवर से याद आया, अम्मी खिजर को जगा दिया था मैं, आपने इसकी मीटिंग थी आज। रानी ने इनकी बात को गोल करके माथे पर हाथ मारा था। नहीं, शायद अभी भी सो रहा है। शनाज ने इसकी बात को गोल करना महसूस करके नागवारी से कहा, मैं जगाती हूँ इसको। वो अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर के गिर लपेट के उठी तो तुम खिजर के कमरे में मत जाओ, तुम अपने प्रोटेक्शन हाउस जाओ, कहीं कट ना हो जाए, मैं उठा दूंगी इसे। शनाज बेगम किसी मसलियत के तहत बोल पड़ी। मुंह फेरे खड़ी रानी का चेहरा सपाट हुआ था और आंखों में नागवारी की झलक थी, मगर
जबरन लबों पर मुस्कान सजाकर मुड़ी, जी अम्मी, वैसे भी प्रोड्यूसर होना आसान तो है नहीं, बहुत थक जाती हूँ, जबकि घर की जिम्मेदारी भी हो। इसने किस कदर जताते लहजे में कहा था और पल्लू झड़कती बाहर निकल गई। पीछे शनाज बेगम ने थक कर सर बेड क्रॉन से लगा लिया। अहमद और खिज़र, इनके दो बेटे, दोनों को सलीम साहब और शनाज ने मोहब्बत से पाला पोसा था। 6 साल पहले जब खिज़र ने मेडिकल में दाखिला लिया तो सलीम साहब कैंसर के मर्ज से हार कर शनाज को अकेला छोड़ गए। बहुत दिन शनाज को खुद को संभालने में लग गए, फिर संभल गई तो दिल में ख्याल आया क्यों ना अहमद की शादी कर दी जाए। वैसे भी अब इनकी बूढ़ी हड्डियों में काम नहीं होता था। इनकी देवरानी कुलसी अपनी बेटी बिनिश के लिए अहमद को चाहती थी और इस बात से पूरी तरह वाकिफ शनाज बेगम ने कुदसिया के सामने इसकी सांवली बेटी बिनिश, जो फिलहाल मैट्रिक में थी, अपने दोनों खूबसूरत बेटों से मुआवज ने बड़े तलख अंदाज में किया तो कुदसिया बेगम का दिल जेठानी की ऐसे मगरूराना रवैये पर किरची हो गया था और उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी बिनिश की शख्सियत को ऐसा बनाएंगी कि इसका सांवला रंग कभी इसके लिए मजाक का निशाना ना बने। 1 साल बाद अहमद ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद प्रोडक्शन हाउस बना लिया और इसके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ड्रामे मकबूल होने लगे। शनाज बेगम की गर्दन में मज़ीद सरिया फिट हो गया था और वो मज़ीद अहमद के हम पला लड़की तलाश करने लगी, मगर अहमद को रानिया भागी थी और रानिया मादर पिदर आज़ाद एक छोटी मोटी मॉडल थी और अहमद की मुलाकात इससे ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुई थी जिसमें एक वो सीन के लिए ली गई थी। अहमद इसको देखते ही इस पर फ़िदा हो गया था। रानी अहमद की खूबसूरती और दौलत से अहमद ने इज़हार मोहब्बत करने और रानिया के इकरार करने के बाद ही फ़ौरन ही शनाज बेगम से बात की थी। शनाज बेगम तो पहले ही अहमद के शोबिस दुनिया से जुड़ने पर थोड़ी नाला रहती थी। ये सुनकर तो इनका जो डर था कि अहमद को कोई बेहया ड्रामों में काम करने वाली ना फंसा ले, सच साबित हुआ था। उन्होंने मनाने की कोशिश भी की मगर अहमद अपनी बात पर डट गया था। रानी का जादू सर चढ़कर बोलता तो अहमद रूठकर 2-2 दिन घर ना आता। बिला आखिर शनाज बेगम को हथियार डालने पड़े और उन्होंने रानी के लिए हामी भर दी और रानी इनकी सोच के बरक से एक अच्छी बहू साबित हुई थी। इसने शनाज बेगम के सारे खदशात मिटा दिए मगर रानी के पहनावे पर इनको एतराज़ था क्योंकि खिज़र की मौजूदगी में ऐसे लिबास से मुनासिब नहीं लगते थे। शनाज ने ढके छुपे लफ्ज़ों में इसको मतात बात समझाने की कोशिश की थी और वो कुछ दिन तमीज़ वाले कपड़े पहनती और फिर पुरानी डगर पर वापस। रानी अहमद और खिज़र का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम टाइम पर हो जाता था। फिर शादी के 1 साल बाद अहमद और रानी की ज़िंदगी में जैन आए तो पूरे घर में बच्चे की खिलकारियाँ में शनाज बेगम सब भूल गई। खिज़र की भी हाउस जॉब शुरू होगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब खिज़र की भी बहू ले आई जाए। एक धड़का इन्हें खिज़र और बिनिश की आपस की दोस्ती देखकर ही लगा रहता था कि कहीं खिज़र ताईजान। उन्होंने बिनिश की आवाज़ पर पट से आंखें खोली थी और बगौर बिनिश को देखा। वो सांवली ज़रूर थी मगर तीखे नए नक्श के साथ पुरकशिश लगती थी। दराज कद, मुतनाज़िर सरापा शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा चाहे सर पर नहीं मगर शानों पर गिराने की बजाय सलीके से पहना होता जिससे इसकी रानाइयाँ छुप जाती। MBA करने जा रही थी, हाथों में चूड़ियाँ, ऐसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, बेहद बातूनी और पूरे तमाद वो किसी का भी आइडियल हो सकती थी। मगर उन्होंने फिर सोचा मेरे खिज़र के बराबर तो नहीं, अल्लाह ने इसे हुस्न से नवाजा है। और ताई अम्मी, बिनिश ने एक और आवाज़ दी तो वो हड़बड़ाकर अपनी हकीकतन होश की दुनिया में वापस आई। बिनिश मुतफरिक सी कमरे में आई और इनकी पेशानी का छुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। उन्होंने नरम मुस्कुराहट से बिनिश को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी थी। ताइमी, वो खिज़र कहाँ है? वो किस कदर शनाज के ज़हनियत से वाकिफ़ थी इसलिए हिचकिचाते हुए पूछा। सो रहा है, जाकर उठा दो। शनाज ने इसको जानती नज़रों से देखते हुए कहा। बिनिश ने चंद सेकंड लिए बिना ही मुस्कुराकर कहा था, नहीं ताईजान, मुनासिब नहीं लगता, आपको मैं व्हील चेयर पर बैठा देती हूँ, आप वो उठा दीजिएगा। शनाज बेगम मुस्कुरा उठी। से बिनिश की ये मुहतात पसंदी बहुत अच्छी लगती थी। वो दोस्ती लड़कियों की तरह ऐसा मौका नहीं चाहती थी। फिर से दोस्ती होने के बावजूद इससे एक फासले पर रहती थी। हाँ बैठा दो। फिर एक काम करना, अपने घर से अपनी अम्मी का बनाया तेल लेकर आना, लगाना मेरे सर में। जी ठीक है ताईजान। व्हीलचेयर पर बैठाकर इसके जाने के बाद वो फिर ख्यालों में खो गई। एक दिन यूं ही खिज़र के लिए लड़की देखकर आते हुए इनका कार का एक्सीडेंट हुआ और अहमद मौके पर ही जाँ बाग हो गया और इनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। रानी ने तब भी इनका साथ नहीं छोड़ा। गम और इद्दत में होने के बावजूद वो सारे काम बहुत दिलजमी से करती, लेकिन इद्दत के बाद शनाज बेगम को रानी की दिलजमी से अजीब सा खटका होने लगा। वो जैन का काम और खिज़र का ज़्यादा ख्याल रखती थी और प्रोडक्शन हाउस खुद चलाने लगी थी। जैन इसी बिना पर रानी से दूर होता जा रहा था, जैसे इसकी परवाह ही नहीं थी। वो खिज़र में लगी रहती और खिज़र शायद थोड़ा बहुत जानता था इसलिए इनको वक्तन फ़वक्तन मना करता रहता। दोस्ती तरफ शनाज भी व्हील चेयर पर होने की वजह से खिज़र की काम और दूसरी तरफ ज़रूरतें पूरी करने से कासिर थी, जिससे मजबूरन खिज़र को इन पर ही कनात करना पड़ता। 5 साल का होते ही रानिया ने जैन को शनाज बेगम की
काफ़ी मुखालफत के बावजूद बोर्डिंग में भेज दिया। शनाज जो पहले मुहतार रहती थी अब तो ज़्यादा होगी खिज़र के लिए। इसकी दुल्हन ढूंढने लगी। एक बार खिज़र की दुल्हन आ जाती तो रानी और इसके इरादों को लगाम मिल जाती। बेलगाम तो वो अब भी शनाज की वजह से हो नहीं पाती थी, मगर कब तक। रानी को तो मौका चाहिए होता था और शनाज बेगम वो मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहले बिनिश के लिए अपनी देवरानी से बात की, मगर इन्हें अपनी बेटी के लिए वो तलख लफ्ज़ अब भी याद थे, जिसकी वजह से उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया था। देखिए भाभी, मेरी बेटी आपके खूबसूरत बेटे के लिए मुनासिब नहीं है। तुम तंज कर रही हो। नहीं भाभी, मैं मुआवजा कर रही हूँ और ये सच्चाई भी है कि खिज़र का हुसन और मेरी बेटी को सारी ज़िंदगी एहसास कमतरी में मुबतला रखेगा। लोगों में उठना बैठना होगा तो सबकी ये चहमगोइयाँ। और खिज़र का हुसन एक तरफ से फितना भी है जिसने इसी की भाभी। इनकी बात सुनकर शनाज के सर पर छत आ गिरी थी। तो तुम्हें भी शक है? मुझे शक नहीं, यकीन है भाभी, और शायद आप भी इसलिए मुझसे बिनिश का रिश्ता मांगने आई हैं। महज आपकी मजबूरी, वरना आपने तो अहमर के लिए मेरी बिनिश को रद्द कर दिया था, तो खिज़र के लिए कैसे मान सकती हैं? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खिज़र के लिए लड़की ढूंढने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, मगर बिनिश नहीं। मैंने इसकी शख्सियत को संवारना है, और ताकि इसका रंग रूप इसकी आने वाली ज़िंदगी में रुकावट ना हो। शनाज बेगम ने हंकारा भरा था और इनकी देवरानी इनका हाथ नरमी से थामा था। फ़िक्र मत कीजिएगा भाभी, मैं हूँ आपके साथ। बिनिश आपकी बहू बने ना बने, एक बेटी ज़रूर है। और तब से बिनिश इनका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। खिज़र रात के घर आया था और कनपट्टी मसलते हुए पहले शनाज बेगम के कमरे का रुख किया, मगर कमरे में मिला जुला अंधेरा इनके सो चुकने की गवाही दे रहा था। आज शायद तबीयत ख़राब थी, इसलिए जल्दी सो गई। खिज़र ने खुद कलामी की थी और एहतियात से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करता सोफ़े पर अपना कोड रखकर बरोची खाने की जानिब बढ़ा। फ्रिज से अपने लिए सालन निकाल कर जैसे ही मुड़ा, इसने अपने पीछे बरोची खाने के दरवाजे में रानी को खड़े पाया था। और ऐसे हुलिये में खिज़र ने जल्दी से नज़रें चुराई, लेकिन रानी को जैसे परवाह नहीं थी। मसनूई इसको घूरती सी जानी बाई और इसके हाथ से बाउल लिया था। खिज़र ने कोई मज़ामत नहीं किया और वापस फिर से पानी की बोतल निकाल कर बर्तनों के स्टैंड से गिलास उठा लिया और दानास्ता बेनियाज बना घूंट घूंट पीने लगा। तुम आज लेट आए, रानी की बात की इब्तदा की थी। जी, वो मैं फौजान के साथ चला गया था, इसने और इसकी वाइफ ने दावत दी थी। खिज़र ने बोतल वापस रखने की बजाय टेबल पर रख दी और वहीं कुर्सी रख कर बैठ कर खाना गर्म होने का इंतजार करने लगा। खिज़र जी, वो टेबल पर नज़र जमाए दानास्ता इसकी जानिब देखने से इतराज़ बढ़ता रहा था और इसका ये ग्रेज रानी भी महसूस कर रही थी और इसलिए दिल महसूस करके इसको पकार बैठी थी कि एक बार तो वो इसकी हशर सामानियों पर अपनी नज़र करम करे। बंदा बशर है, एक बार तो बहक जाए। और खिज़र नज़र उठाने से गुरेज़ा था कि बंदा बशर था, कहीं बहक ना जाए। खिज़र रानिया के ऐसे रवैये पर तस्बर का शिकार था, लेकिन खुलकर बात करने से भी हिचकिचाता था, इसलिए फ़िलहाल दानास्ता तौर पर चुप रहा। मगर रानी की ऐसी हरकतों पर खाइफ होने के बावजूद उसका जहन कबूल नहीं कर पा रहा था कि इसकी भाभी जिसने इसके बड़े भाई से मोहब्बत की शादी की थी, वो इसके लिए वो अपनी सोच को मलामत करता, खुद को ये कहकर तसल्ली देता पहले भी तो भाभी ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी और ऐसा ही ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वो ज़हनी और कल्बी कशमकश में मुब्तला था कि रानी ने इसके सामने टेबल पर खाना रखा। खिज़र ने ज़रा की ज़रा नज़र उठा के से देखा था। रानी के लबों पर दिल फ्रेब मुस्कुराहट थी। थैंक यू भाभी, अब आप जाकर रेस्ट कीजिए। खिज़र ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सरसरी सा कहा था। रानी की मुस्कुराहट सिमटी, मगर मैं हूँ तुम्हें किसी और चीज़ मगर मैं हूँ यहाँ, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं वो खुद ले लूँगा भाभी। खिज़र ने नरमी से इसकी बात काटी थी। वैसे भी मैं अपने कमरे में जाकर खा रहा हूँ, ठीक है। खिज़र ने ट्रे उठाई थी और किचन से निकल गया था। पीछे सोचने लगी, ऐसा क्या हो जो खिज़र इसकी जानी मतवज्जो हो जाए, मगर ये इसको खिज़र के गुरेज और शनाज बेगम की मौजूदगी की वजह से नामुमकिन लग रहा था। इसे कोई और तरीका ढूंढना था जिससे शनाज बेगम भी राज़ी हो जाती और खिज़र भी इसका हो जाता, और वो नहीं जानती थी कि इसे ये मौका जल्द ही मिल जाएगा। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते होते अचानक इसका धमाका सा इसके जहन में हुआ था और हर बार की तरह वो कुछ साल पहले वाले इस मंजर के याद में खो गया जिसने इसे कई सालों से जकड़ कर रखा हुआ था। वो BSSC तालिब इल्म था। इसकी देवमलाई शख्सियत इसकी काफ़ी लड़कियों को इसकी जानिब खींच रही थी और वो भी किसी की दिलजारी करने से बेहतर सबके साथ दोस्ताना मरासिम कायम कर लेता था, मगर इसने इस दोस्ताना मरासिम को कभी भी दूसरे नाजायज़ मरासिम में ढालने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन यूं ही गुजरते इसका पेन गिर गया था और जल्दी करो ना यार, तपती धूप में सड़क के किनारे खड़ी फाइल से
माथे पर रखते हुए बिना इधर हरासा नज़रों से देखती वो अब की बार झंझलाकर बोली थी। बाइक को किक पर किक मारते बाद ने इसे तेवरी चढ़ाकर देखा था। मेरी जगह तुम आ जाओ, इसने सुलग कर कहा, जिस पर हुरैन ने मुंह बनाया था। मैं इसलिए कह रही, इस वक्त मेरे बहनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बस मैं नहीं डरता हूँ। आबाद ने तड़कर बाइक को एक और जोरदार ठोकर मारी थी, यानी हुरैन का गुस्सा इस पर उतारा। अच्छा डरते नहीं, मगर मैं तो डरती हूँ ना, जल्दी चला लो, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। उफ, इसने अब कदरे नरमी स्मोक कर बचकारा था और वो फिर माथे पर आया पसीना पहुँचता बाइक को किक पर किक मारने लगा। इसी वक्त इनके आगे कार आकर रुकी थी और शीशा नीचे हुआ। आबाद ने मशहूर प्रोडक्शन हाउस के मालिक रानिया को बैठे देखा था। चंद दिन पहले ही वो इसके ड्रामे के लिए ऑडिशन देकर आया था। ऑडिशन में तो ज़्यादा कामयाब ना हो सका, मगर अपनी आंखों के दाव पेच से रानिया को हिलाकर आया था। रानिया को इसकी आंखें ये खूबसूरत लगी थी और कुछ सोच विचार के बाद, खुसूसन आजकल के ड्रामे मेयार और ड्रामे देखने वालों की एक सेहत यानी सनफ़े नाज़ों की नफ्स से किस हद तक वाकिफ़ थी, इसको आबाद की तरफ राग़िब किया। और आधे ड्रामे की आधी शोहरत तो इसकी आंखों से ही हो जाती, जिसकी वजह से वो इसको ड्रामे में एक रोल देना चाहती थी। आज या कल में वो इसे बुलाने का इरादा रखती थी और आज वो यहाँ मिल गया था। रानी ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करते हुए पहले बात को और फिर कोफत से ख़राब मोड़ लिए खड़ी इसके पीछे हुरैन को देखा था। इतनी गर्मी में कहाँ ख्वार हो रहे हो? रानी ने इससे दोस्ताना अंदाज में पूछा था। आबाद थोड़ा खजल हुआ। वो मैम बस अचानक न जाने क्या हो गया इसको। ओह, हो जाता है ऐसा कभी कभी। आओ मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। मैम नहीं, कोई बात नहीं है। बाद ने मरवतन इनकार किया था। रानी ने हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ, दोनों बैठो। अर्ज़ इनके बेहद इसरार पर वो इनकी गाड़ी में बैठ गए थे। आबाद रानी के साथ वाली सीट, जबकि हुरैन पीछे बैठ गई थी और तीखी नज़रों से आबाद को घूर रही थी। आबाद ने इसकी नज़रों को भांप लिया था, लेकिन अनजान बंदा रहा। अलबत्ता रानी ने अब तक खामोश बैठी जलती कुर्ती हुरैन से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? जी, वो चूँकि मेरा नाम हुरैन है, वो ज़बरदस्ती मुस्कान लबों पर सजाए बोली, नाइस नेम। रानी ने सर धना। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बस यहाँ ही आएगी, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए, हुरैन ने कहा था। आबाद गड़बड़ा गया। अरे तुम यहाँ क्यों? मुझे पहले ही देर हो गई है, हुरैन ने लठमार लहजे में कहा था, मगर वो घबराया। प्लीज़ मैम, इसको इसके घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा, हुरैन ने कहा था और रानी ने हंसी दबाई। आबाद की सूरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हुरैन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा तो तेज़ चिलचिलाती धूप से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन इसे अपनी अना का झंडा सर बुलंद रखना था। आबाद ने इसे बाहर निकलते देखकर जाना चाहा तो रानी ने एकदम बोल पड़ी थी, रुको आबाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हुरैन, जो आबाद को अपने पीछे आते देखने की ख्वाहिशमंद थी, इसके यूं रुकने पर कलसती हुई कार से दूर हो गई। अब पॉइंट की तरफ जाते हुए इसके कदम मन मन के हो रहे थे। क्रॉस बैग कंधे पर लटकाए हुए चला ही जा रहा था। इसकी नज़रें अचानक अपनी शर्ट की जेब पर गई तो इसका दिल धक से रह गया। शनाज बेगम ने इसको बहुत चाह से गिफ्ट किया था। वो पेन गायब था। इसे अच्छे तरीके से याद था कि क्लास में से निकलते हुए इसने वो पेन अपनी जेब में अड़ेसा था। कंटीन तक आते आते कहाँ गया? इसे अचानक ऑडिटोरियम के सामने करीम से अपना टकराना याद आए। शायद इसी मड भीड़ में वो पेन वही गिरा गया था, इसलिए यही सोचकर इसने वहाँ जाकर देखने का सोचा। मिलता जुलता, वरना तो इसने गुमशुदगी चीज़ पर कुल ही पड़ने थे। वहाँ के उस जगह पर वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर करीम टकराया था। वहाँ दो लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक के हाथ में इसका पेन, दूसरी की नाक पर तकब्बुर और नहुरत ठहरी थी। इन दोनों में गर्मा गर्म बहस जारी थी। एक को तो वो अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो इसकी हमजमा यसरा थी और इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। दूसरी, जिसके हाथ में था, शायद जूनियर थी, इसलिए वो इससे यकसन जान था। चंद एक कॉलेज के दूसरे तालिब इल्म अब वहाँ खड़े होने लगे। वो हालत हाजरा जानने की गर्ज से आगे आया तो यसरा की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। मैं कह रही हूँ ना, ये मैं दे दूँगी। इसकी आवाज़ में झंझलाहट थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? इस लड़की ने तीखे से जवाब दिया था और पेन वापस अपने हाथों में घुमाया। ये किसी और की अमानत है, ये सिर्फ एक पेन ही है, कोई तिजोरी की चाबी नहीं जो तुम इतनी हजते कर रही हो। यसरा चढ़ी थी। तिजोरी की चाबी ही लग रही है जो तुम इतना इसरार कर रही हो। ओह अच्छा। यसरा ने अच्छा को लंबा करके खींचा था। जान गई हो मैं खिज़र के सामने इंप्रेशन जमाना चाहती हूँ ना। तुम आम सूरत लड़कियों को बस मौका चाहिए होता है खिज़र के सामने शेखी बिगाड़ने का। यसरा का लहजा तेज़ और हितकमेज़ा हुरैन तलक सा मुस्कुराई। कितनी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स जी चुकी हैं आप? इसके गैर मुतवक्को ठंडे और लहजे पर यकसा चुंकी थी। क्या कितने ब्यूटी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हैं आप? अब इसके लहजे में तंज आमेजिश थी। तालिबिलों में दबी दबी हंसी गूंजी तो यसरा का चेहरा हतक से सुर्ख हुआ था और जवाब न बनने पर लब भींच लिए। सुनिए, आप में से जो भी इन देव मलाई हुस्न और जमाल रखने वाले इन साहब को जानते हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है, प्लीज़ ये पेन इनको दे दीजिएगा।
इसने छोटे से चमगट्टे की जानिब मतवज्जो होकर तेज़ लहजे में कहा था, और जिसने इस बात में सर हिलाया था इसको पेन पकड़ाकर एक तंज़िया मुस्कुराहट यसरा की तरफ उछालती वहाँ से चली गई। चंद कदम आगे जाकर इसने खिज़र को पेन लेते देखा था, और तभी खिज़र की नज़रें भी इससे चार हुई थी। खिज़र को खिलाफ़े तवक्को इसकी आंखों में पसंदगी और सताइश तक का शुबा तक नज़र न आया था जो वो देखने का आदी था, बल्कि इसकी निगाहें बेतासुर थी और वो सर झटकती आगे निकल गई थी। सुनिए, इस वाक़े के 3 दिन बाद वो छुट्टी के वक़्त इसको गेट से थोड़ी दूर खड़ी दिखाई दी थी। वो कॉलेज में इसी साल आई थी और आर्ट्स की स्टूडेंट थी। खिज़र की पुकार पर इसने ज़रा की ज़रा पीछे मुड़कर देखा था। थैंक यू, खिज़र ने मुस्कुराहट की जगह दिखाई। जी, क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जब आपने वो पेन खुद मुझे नहीं देना था तो युसरा को भी क्यों नहीं दिया? मुझे आपका ये देओ मलाई हुस्न देखने का शौक़ नहीं था। वो सोच ही सकी लेकिन कह ना पाई। अलबत्ता इसने युसरा का नाम सुनते ही माथे पर तेज़ी चढ़ाए ली थी। इसको कोई अमानत नहीं सौंपी जा सकती। एक दिन इसी की हम जमात जिया के नोट्स मिले थे मुझे। इसने कहा कि वो जिया को दे देगी, लेकिन इसने जिया को देने की बजाय खुद रख ली और जिया को कह दिया कि ये नोट्स इसके नहीं। इस तरह इसने जिया की मेहनत अपनी तरफ कर ली, तो आप समझ सकते हैं इनको अमानत देनी चाहिए। युसरा के बारे में सुनकर इसको हकीकतन अफसोस हुआ था और इसने भी बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। इसलिए मैंने भी नहीं दिया। अक्सर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे जज्बात जुड़े होते हैं, इसलिए जिसकी जो अमानत है इस तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाती है। खिज़र ने सर इस बात में हिलाया और मुड़कर गेट के पार देखने लगी। शायद इसको लेने आ गया हो कोई, मगर अभी तक कोई ना आया था। आपका नाम क्या है? हुरैन। इसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। खिज़र ने भी इसकी आंखों में खौफत और किसी का इंतज़ार भांप लिया था, इसलिए पूछा, सुनिए, आपके पास फ़ोन है? खिज़र ने अचानक गैर मुतवक्को सवाल पर इसका माथा ठनका। नहीं, मैं फ़ोन नहीं रखती, इसने टालने वाले अंदाज में कहा था। खिज़र ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाई क्योंकि बैग में इसका मोबाइल बजा था। वो अपने सफ़ेद जूट का पोल खुलने पर वहाँ से तेज़ कदम उठाती गेट के करीब आ गई थी, जहाँ युसरा खड़ी जलन के मारे इसको खिज़र से बातें करते हुए आग उगल रही थी। वो ज़रा की ज़रा इसके पास खड़ी हुई थी। सुनो, वो देवता तुम्हें ही मुबारक, क्योंकि आई है वह बॉयफ्रेंड। वो मज़े से तंज कहकर धुआं चेहरा देखे बिना वहाँ से चली गई थी। वो ख्यालों से चूका। आज अस्पताल में इसका थोड़ा सर दर्द होने लगा था, तो वो अपने कैबिन में बैठ गया और सोते सोते न जाने वो किन ख्यालों में खो गया था। हुरैन। इसने ज़ेलब नाम दोहराया और गहरा सांस लिया था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। कमरे की फ़िज़ा में ताज़ा गुलाब की महक रची हुई थी। हुरैन ने करवट लेकर बेआरामी से सोफे पर सोए खिज़र को देखा था। इसी वक्त खिज़र ने आंखों पर से कोनी को हटाकर इसे देखा था। वो नज़रें चुराकर उठ बैठी। क्या हुआ, कोई तंगी तो नहीं आपको? खिज़र ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। पूछना तो मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेआरामी में तो आप हैं। इस वक्त हुरैन का इशारा इसके सोफे पर सोने की तरफ था। ये वक्त तो हालात का तकाजा है। खिज़र नरमी से मुस्कुराकर उठ बैठा। जोड़ जोड़ तो इसका भी दुख रहा था। हालांकि मैंने कोई कदम नहीं लगाई आप पर, यहाँ सो सकते हैं। सो जाऊँ? सच में? खिज़र ने शायद से पूछा था। जी, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी। हुरैन के होंठों पर शायद भरी मुस्कुराहट थी। खिज़र भी मुस्कुराया। अरे नहीं, बंदा बशर हूँ, बह गया तो क्या? खिज़र ने आशा से कहते हुए सोफ़े की हत्ती पर अपना कुशन दुरुस्त किया था और लेट गया। वो बददस्तूर बेड क्रोन से टेक लगाए बैठी रही। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं से नफ़ी में सर हिलाया था। बातें करनी है? बातें करने को है क्या? बहुत। खिज़र ने इसको नज़रों के हिसार में लेते मोहब्बत से कहा था। वह गड़बड़ा गई। नहीं, मगर मुझे नींद आ रही। वो जल्दी से करवट लेकर लेट गई। किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे? इसने अपना दिल खिज़र के लिए मौम होते ही अपने जहन पर उभरने वाली सूरत से झंझलाकर शिकवा किया था और सोने की कोशिश करने लगी। सुनिए हुरैन जी, सोगी नहीं? एक बात पूछूं आपसे? खिज़र ने इसकी तरफ करवट लेकर इसकी पुश्त पर फैले बालों को देखकर पूछा था। मेरी सूरत को देवमलाई तंजिया कहती थी ना? खिज़र की बात पर इसकी रंगत फ़क हुई थी, लेकिन नाइट बल्ब की रोशनी में इस पर मुखालिफ रुख होने की वजह से खिज़र देख नहीं पाया। अरे नहीं, मैं तो आपकी तारीफ़ करती थी। इसने दांत पीसकर कहा। या अल्लाह, इतनी भी याददाश्त तेज़ ना हो किसी की। इसने बेचारगी से खुद कलामी की थी और फिर इसे अपनी अगली बात याद आई तो वो बेख्तियार अल्लाह पाक से इल्तिजा करने लगी कि वो कोई अगला सवाल ना कर दे। अच्छा, लेकिन मुझे तो तारीफ़ नहीं लगी कभी। खिज़र ने कंधे चाकर साफ गोई की हद कर दी थी। वो बीचोताब खाती रह गई। कुछ और पूछना है? हुरैन अल्फाज चबा कर बजाय नरमी से बात करी थी। पूछना था, लेकिन जवाब आप नहीं फिर गोल गोल में ही देना है, इसलिए आप सो जाएं। खिज़र ने अरसान से कहा था। इसका दिल किया कि वो खिज़र को तकिया उठाकर दे मारे, मगर खामोश रही। कॉलेज में खिज़र इसे पसंद करने लगा था। इसकी पसंद से वो भी वाकिफ़ थी, लेकिन वो आबाद को पसंद करती थी और कुछ माशी हालात की वजह से इसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा और तब से
अब वो खिज़र से मिली थी, वो भी शरीक हयात की हैसियत से। रात इसकी आंखों में कटी थी, फजर के वक़्त इसे नींद ने आ लिया। सुबह आँख खुलते ही बासी फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया था। वो लड़ी हाथ में पकड़े कुछ लम्हे सोचती रही कि आगे का सफ़र कैसे जारी रखना है, इसे किस किस तरह अपने ही मजाजी खुदा से दामन बचाना होगा। जबकि वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि खिज़र इसे कौली से ही पसंद करता था, मगर अब इसे ये सब करना था। हर हाल में वो इस घर में अहद करके आई थी कि इसे कौन सी चोट कब और किस अंदाज से लगानी है। वो दोनों टूट जाएं और इसकी जान खलासी हो। मंसूबे की तकमील अगरचा मुश्किल थी, मगर जहाँ अहद पक्का हो वहाँ कुछ मुश्किल नहीं होती। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो भी बाल समेटते उठ बैठी और बेड क्रॉन्स से टेक लगा लिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसने मुँह आसमान की जानिब करके मिन्नत से इल्तिजा की थी और ख़ुद की दिल में मलामत कि किसी को धोखा देने में कैसी भलाई मांग रही हो। एक खसानी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और वो तौलिए से अपने बाल रगड़ता सीधा ड्रेसिंग के आगे जा खड़ा हुआ। हुरैन ने किस कदर चोर नज़रों से इसकी पुश्त को देखा। बिलाशुबा एक आजमाइश तो इसका सरापा ही था। वो कहाँ फंस गई थी। इसने बेबसी से लब काटे इसी कशमकश में उलझी और इससे इदराक ही ना हुआ कि खिज़र इसको नरम मुस्कुराहट से आईने में इससे देख रहा था। जब एहसास हुआ तो गड़बड़ा कर नज़रें चुराई और टांगों पर से कम्बल हटाकर अलमारी की जानिब बढ़ी। रात ही रानिया ने इससे बताया था कि सारे कपड़े इसके इस अलमारी में है, सो अपने लिए कोई मुनासिब सूट तलाश करना था। अपना काम वो कल से शुरू करना चाहती थी। इसके ख्याल में गरम गरम खाने से मुंह अपना ही जलता है और वो किसी भी हाल में कोई कोताही नहीं करना चाहती थी। अलमारी में अपने लिए कपड़े तलाशते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने रानिया थोड़ी जज्बा तासरात लिए खड़ी थी। हुरैन इसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। रानिया ने किस कदर हसरत से पीछे खिज़र को कलोन लगाते देखकर संभल कर अपनी आमद की वजह बताई। जी बस अभी आते हैं, हुरैन ने कहा था। और रानी का दिल ही दिल में कलस्ती वापस हो ली। हुरैन ने भी दरवाज़ा बंद किया था और अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। हुरैन पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन खिज़र के काम अब भी रानिया से अंजाम देती थी। शनाज ने दबे लफ्ज़ों में हुरैन को जताया था, मगर वो जैसे एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती। शनाज अपनी दूसरी बहू को भी ऐसे देखकर कलस कर रह जाती। कहाँ इनकी उम्मीदें, कहाँ इनकी उम्मीदों पर पानी फेरती। हुरैन आज भी सब डाइनिंग टेबल मौजूद थे, तो रानिया को खिज़र के लाड उठाते देखकर शनाज ने टोक दिया, अब तो बच्चों की तरह इसके लाड ना उठाओ। खैर से बीवी आ गई इसकी, अब इसे उठाने दो। शनाज बेगम की काटदार बात पर खिज़र हल्का सा खिसका गया था। हुरैन और रानी की रंगत तब्दील हुई थी। फिर रानी ने खुद को संभालते हुए दूबदू तंज किया था, बीवी को खुद से जानने की तो फुर्सत नहीं कि मेरे लाडले देवर को क्या पसंद है क्या नहीं, तो मैं तो उठाऊंगी ना नाज। क्यों हुरैन? रानी की बात पर हुरैन जलकर खास्तर हो गई थी और नवाला प्लेट में छोड़कर इसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ शनाज बेगम रानी से लाख इख्तलाफ रखकर भी खामोश रही। किसी भी तरह बासी कड़ी में अबाल तो आए। खैर से भाभी, आप ये मौका किसी को लेने ही नहीं देती, फिर हम भी गुस्ताखी करना नहीं चाहते। हुरैन ने दांत पीस कर कहा था। अरे रे बस बस, हुरैन भाभी का जो इस घर में मुकाम है वो आप नहीं जानती, और हुरैन आपका जो मेरे दिल में मुकाम है वो कोई नहीं जानता। खिज़र ने सूरत हाल बिगड़े देखकर बात संभाली थी और हुरैन को मीठी नज़रों से देखा था, जो खिज़र ने कितने से इजहार पर ब्लश करके नज़र झुका गई थी। रानी अलबत्ता लाल भभूका चेहरा लिए टेबल से उठकर चली गई थी। फिर इसके बाद हुरैन ने खिज़र के भी काम अपने हाथों में ले लिए थे और वो दिन रानियां अंगारों पर लौटती। इसने किचन की खिड़की से चांद उचक कर देखा। खिज़र अपने मोबाइल में बिनिश को कुछ दिखा रहा था और वो इसके सोफे के साथ खड़ी हल्का सा इसकी तरफ झुकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। जलन की एक फितरती लहर इसके अंदर सरात कर गई थी और बेख्तियार इसने सॉसपैन स्लैब पर पटका था। इससे भी इन दोनों का आपस से इत्तेकाज़ टूटा नहीं था, बल्कि पहले की तरह वो दोनों मगर रहे थे। हुरैन ने लब बींचे थे। इस लम्हे वो अपना अज़म, अपना मकसद भूलकर बस एक शरीके हयात बनकर कलस रही थी। खिज़र के किसी चटकेले पर बिनिश का कहका गूंजा तो इसके ज़ब्त का पैमाना लरबेज हुआ था। वो किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। सुनिए, इसने नहायत संजीदगी से खिज़र को पुकारा था। खिज़र ने चूंक कर इसे देखा। जी, आपने हॉस्पिटल नहीं जाना? इसने कमर पर हाथ टकाए खड़े पैरों से घूरा। बस जाने वाला हूँ। बिनिश ने ज़िद्दीदार निभाते शनाज बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। तो तैयारी करेंगे तो होगी ना? हुरैन झंझलाई। खिज़र ने एक आईब्रो चाकर इसे मशकूक नज़रों से जांचा तो वो इसकी इतनी फुर्सत से देखने पर ही गुलाबी होगी। मेरे कपड़े नहीं निकाले आपने? खिज़र को इसका ऐसा रवैया, इस्तकाज़ भरा रवैया भाया था, इसलिए बात को तवील दिया। आप जाकर देखिए तो सही, सब निकाला हुआ है। हुरैन ने भी दूबदू जताया था। आप आकर दे दीजिए, शायद मुझे नज़र ना आए। खिज़र शौक हुआ, इसका दिल तेज़ रफ्तारी से धड़का था। ठीक है, आप ये चाय ले जाइएगा, छलक ना जाए। मैं आपके कपड़े देख आती हूँ।
क्या एक वक्त में एक मुकाम पर हम इकट्ठे नहीं हो सकते? खिज़र ने आंखों ही आंखों में इसको खुद में मुब्तला करते हुए गंभीर लहजे में कहा। इसकी जू मैनी बात पर हुरैन सटपटा कर वापस किचन में चली गई। इसका गुमान था कि खिज़र इसके पीछे किचन में आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ इससे बुरा भी लगा था, दूसरी तरफ इसे शुक्र भी अदा किया था। हुरैन की जैसे निकली तो शहनाज ने इसको आवाज़ दी थी, जी जी आंटी। वो ना चाहते हुए भी इस तरफ आ गई, क्योंकि इस वक्त रानिया घर नहीं थी और वो इसकी मजाज भी नहीं थी। मुझे वज़ू करवा दो बेटा, उन्होंने उजरत से कहा था। इसको खुद की बेबसी पर गुस्सा और शनाज की उजरत भरी पुकार पर तरस आया था। जी आंटी मैं करवा देती हूँ। वज़ू करवा कर शनाज ने जितनी देर नमाज पढ़ी वो पास बैठी घुटनों के गिर्द बाजू का घेरा बनाए इनको देखती रही और सोचती रही कि वो क्या कर रही है इतने अच्छे लोगों के साथ। सलाम फेर कर शनाज ने इसको अपनी तरफ आने का इशारा किया था। वो खिसक कर इनकी जानिब आ गई। शनाज ने कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी तो वो अचानक ही एहसास नदामत से इसका दिल भर आया और दो आंसू आंखों से लड़कर गालों पर बह गए, जो शनाज बेगम की नज़रों से छुप ना सके थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हुरैन ने जल्दी से आंखों को पोंछ कर नफ़ी में सर हिलाया। शनाज ने कुछ लम्हे से खोजती नज़रों से देखा था, फिर गोया हुई घर वालों की याद आ रही है। जी जी आपकी याद आ गई थी। हुरैन ने झूठ गढ़ा, क्योंकि ऐसी कोई याद इसे राबिया की जानिब से आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि राबिया ने इसे बड़ी बहनों वाला मान ही नहीं दिया था। अच्छी आपी है भला, यूँ नुक्सत किया जैसे बोझ उतारा हो। इसके बाद ना खैर ना खबर, उन्होंने तड़क कर कहा था। हुरैन भी क्या कहती भला, सच ही तो था, बेशक कड़वा ही सही। जी वो धीमे से बस इतना ही कह सकी और इनकी पुश्त पर आकर इनके बालों पर से दुपट्टा हटाकर मालिश करने लगी। वो ये सब गैर आदी तौर पर कर रही थी। इसका जहन न जाने कहाँ भटका हुआ था। शनाज ने इसका हाथ नरमी से थामा। वो चौकी। क्या वो आंटी? आंटी नहीं माँ, जो बात परेशान कर रही है वो बात क्यों नहीं बताती? शनाज ने इसका हाथ थपथपाकर नरमी से पूछा था। ज़रा सी हमदर्दी पर ही इसका जब्त टूटा था और इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शनाज ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने सामने ही बैठाया था। वो तड़प कर इनके पाँव से लिपट गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुफात परस्त हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। उस इसके बढ़ती हुई इल्तिजा कर रही थी और शनाज बेगम इसे बोलने दिए, क्योंकि इन्हें वहम तो पहले ही था, लेकिन शायद इनका वहम सच साबित होने जा रहा था। यार कुछ करो ना। वो जॉब हासिल करने की गर्ज से निकली थी और जिस इंटरव्यू के लिए गई थी, इसकी कंपनी ने इसकी तलीम को नाकाफ़ी कहकर चलता कर दिया था। इसकी दोस्त रानिया का ऑफिस करीब जिसमें वो काम कर इसकी दोस्त रानिया का ऑफिस करीब जिसमें वो काम करती थी करीब ही था, इसलिए वो हाफ़ टाइम के लिए इसके पास आ गई। अब इसके सामने बैठी दिल के भभोले फोड़ने के लिए के साथ साथ इल्तिजा करी थी। क्या करूँ? रानिया खुद बेबस थी। इस कंपनी में भी कोई सीट खाली नहीं, वरना मैं सिफारिश करके कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देती हूँ। तुम्हें साथ रहाइश भी चाहिए। रानी ने नामी से नफ़ी में सर हिलाया था। वो भी रोनी सूरत लिए इधर उधर देखने लगी। हाफ टाइम ख़त्म होने के बाद उठकर बाहर की सिमत जा रही थी तो सामने से तेज़ी से आती रानिया से टकराई थी। इसकी फ़ाइल गिर गई थी। आई एम सो सॉरी। चाहे गलती रानिया की थी, वो रानिया को देखकर इस दिन वाली हरकत भूलनी नहीं थी, लेकिन अमीर पार्टी के सामने कौन नहीं झुकता, इसलिए सॉरी कहकर बात ख़त्म करना चाहिए। नीचे झुककर फाइल उठाई थी और दूसरी तरफ रानिया भी इसके चेहरे पर थकान और ठोकरें जान चुकी थी, इसलिए खैर मुकदमी मुस्कुराहट से इसकी माज़रत कबूल की। यहाँ जॉब के लिए आई थी? नहीं, अपनी फ्रेंड से मिले। कहाँ जॉब करती हो? फ़िलहाल ढूंढ रही हूँ। अच्छा, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ। ये कार्ड रखें और कल 1 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। रानी ने अपने हैंडबैग में से कार्ड निकाला था और वहाँ से चलती बनी। असल में वो यहाँ बिनिश को पिक करने आई थी। दोनों ने शॉपिंग करते हुए साथ घर जाना था, लेकिन रानी को नहीं मालूम था कि यहाँ इसको इसके मकसद या ड्रामे में रंग भरने के लिए मरकज़ी किरदार मिल जाएगा। अगले दिन मुकर्रर वक्त से कुछ देर पहले ही वो रानी के ऑफिस में मौजूद थी और अब इंतज़ार कर रही थी। रानी तय करदा वक्त से भी 1 घंटा बाद आई थी, लेकिन यहाँ इसको ये सुकून था कि वो बाहर हो सकती सख्त सर्दी से महफूज थी। रानी ने ऑफिस के आने के 20-25 मिनट बाद इसको अंदर बुलाया था। वो फाइल और हैंडबैग संभालती अंदर बड़ी थी। अंदर बाहर से भी ज़्यादा सुकून था। सामने बड़ी सी टेबल के पीछे रानिया बरजमान थी और इसको अच्छी सी मुस्कुराहट से नवाजा तो इसका तमाद बहाल हुआ और वो सब रवैये से चलती टेबल के इस पार रानिया के सामने रखी कुर्सी पर बैठी और फाइल इसके जानी बढ़ाई। रख तो इसकी ज़रूरत नहीं है। काम का ताल्लुक तुम्हारी तलीमी काबिलियत से नहीं, होशियारी और उम्दा अदाकारी से है। जितनी अच्छी अदाकारी करोगी इतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन मुझे जॉब चाहिए, एक्टिंग के लिए रोल नहीं, ये रियल लाइफ के लिए रोल है। लड़की जितनी अच्छी एक्टिंग करोगी इतनी ही बेहतर रहेगा और तुम्हें हर वो सहूलत दी जाएगी जो तुम मांगोगी। रानी की बात पर हुरैन ने इसे मशकूक नज़रों से देखा था। फिक्र मत करो, तुम्हारी और मेरी कोशिशों से तुम्हें तुम्हारी इज्जत पर भी हुर्फ नहीं आएगा और ना मैं आने दूंगी। काम क्या है? खिज़र, मेरा देवर मुझे पसंद है, मतलब आई वॉन्ट हिम। मैं नहीं रह सकती इसके बिना, मगर मेरी सास वो इसको मेरा होने नहीं देंगी, क्योंकि वो पहले भी मुझे नापसंद करती थी और अब भी करती है। वो आए दिन लड़कियां देख रही हैं और इन्हें किसी सती सवेतरी टाइप की लड़की चाहिए, जिससे जैसे कि तुम। वैसे तुम सती
सती सवतरी हो तो नहीं मगर लगती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे ड्रामे में हकीकत का रंग भरो और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी मैं अलग तुम अलग, लेकिन काम के बाद भी तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। अलमुख्तसर तुम्हारी शादी मैं खिज़र से करवाऊँगी और शादी के बाद तुम हर काम बिमा खिज़र के करीब जाने के मेरे मुताबिक करना, तो जल्दी ही इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और खिज़र की ज़िंदगी से तंग होकर निकल जाओगी। फिर आगे मेरा काम। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपकी सास को पसंद ना आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि तुम लगती हो सती सवतरी। उन्होंने तंज़िया कहा था और वो अंदर ही अंदर कलस गई और उठ खड़ी हुई। कल तक सोच कर मुझे बता देना, बाकी की तफसील मैं तुम्हें कल बता दूंगी और तनख्वाह और दूसरी मरात और सहूलियात बताऊंगी। रानी ने इत्मीनान से कहा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आई थी और घर में आते ही राबिया ने कम दिन और इसकी वजह से पेश आने वाली रुकावटों का रोना रोया तो इसने हालात की नज़ाकत को भांपते अगले दिन इसने खुद को रानी के ऑफिस में पाया था। मुझे क्या करना होगा? हुरैन ने शिकस्त खुर्द लहजे में कहा था। पूरी रात वह बाद को कॉल्स और मैसेजेस करती रही थी, लेकिन वो इस दिन का ही सख्त नाराज़ था, जैसे अचानक बेजार हो गया हो। आखिर में सुबह तक वो फैसला कर चुकी थी और अब रानी के सामने एक हारे हुए जवारी की तरह बैठी थी। खैर, किसी को तकलीफ़ और धोखा देना तो इसके सरशस्त में नहीं थी, मगर अब वो धोखा देने जा रही थी। हालात ने इसे किस नेच पर ला खड़ा किया था? रानी ने एक साइड की मुस्कुराहट जिसमें हल्की सी तंज भी झलक रही थी से जांचा और एक फ़ाइल निकाल कर सामने रखी। इसमें सब मौजूद है, पढ़ लो, साइन कर लो। इसने मरे मरे हाथों से फ़ाइल थामी और अंदर एक एग्रीमेंट पेपर था जिसमें कुछ शराइत के बाद इसने कबूलियत का अंदिया देते वहाँ साइन करने थे। निकाह में रहते हुए इसे हर मुमकिन तौर पर खिज़र के करीब नहीं जाना। नंबर 1 मुआहदे के मुताबिक जल्द से जल्द अपना काम करने की कोशिश और हर मामले में नंबर 2 रानी की मंजूरी लाजमी होगी और वो सिर्फ रानी की बताए घरेलू काम अपने हाथ में लेगी। नंबर 3 तलाक के बाद अक़द सानी कर सकती है, कहीं भी रह सकती है। नंबर 4 तलाक के बाद भी इसको रहायश और तनख्वाह दी जाती रहेगी, चाहे फिर वो अक़द सानी नंबर 5 ही क्यों ना कर ले। खिज़र की निकाह में रहते हुए इसको वो तमाम सहूलियत दी जाएंगी जो वो चाहेगी, मगर खिज़र के करीब नहीं जाएगी। निकाह से पहले, इसके बाद और तलाक के बाद कभी भी वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। किसी कमज़ोर लम्हे में अगर खिज़र और वो बाहिमी जिस्मानी रिश्ता कायम कर बैठे तो सबसे पहले रानी को बताए और रानी इसी वक्त ये मुआहदा ख़त्म करने की मजाज होगी और हुरैन को इस घर से किसी को बिना बताए बिना कुछ लिए जाना होगा और शादी और दीगर पैसे एक माह में अदा करेगी। अगर हुरैन ने जज्बात में या गुस्से में कभी किसी को कुछ सच्चाई बताई तो शादी से लेकर तब तक जितने भी पैसे लगे होंगे वो 1 महीने में वापस करने की मजाज है। इसने सारी शर्तें पढ़ के गहरी बोझल सांस ली थी। आपको क्यों लगता है कि मैं गद्दारी करूंगी क्योंकि तुमने अभी तक खिज़र को नहीं देखा? रानी ने चमकती आंखों से ऐसे कहा कि हुरैन को भी इसे देखने का इश्तियाक हुआ था, लेकिन इसे रानी की बात से मोहब्बत की बजाय हवस की बू आई। और मैं कब देख सकती हूँ? शादी की रात को, उन्होंने पेन इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। इसने थोड़ी सोच विचार के बाद पेन थाम लिया और साइन करने लगी तो रानी बोल पड़ी थी, मैंने तुम्हारे लिए एक और शर्त रखी है। क्या इसे शर्त सुनने में दिलचस्पी नहीं था क्योंकि इसका दिल बहुत बोझल हो रहा था? फिर भी इसने पूछ लिया, तुम्हारे आबाद को भी 3 ड्रामों में मरकज़ी किरदार दिया जाएगा और वो ये सब पहले ही सुन चुका है। इसके कहने पर मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था, रानी ने मज़े से बताया था और वो तिलमिला उठी थी। जलील कमीना। हुरैन ने दिल में से गाली से नवाजा था और जो थोड़ी बहुत रोकदार थी वो भी दूर हो गई। इसने साइन कर दिए, मगर अबाद की बगैरती को सोचते हुए इसे खिज़र के बारे में सोचने की फुर्सत ही ना मिली और इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि खिज़र वो कॉलेज वाला होगा। फिर सारा कुछ रानी ने किया था। वही शनाज बेगम के साथ इनके घर आकर राबिया से मिली थी और इनको किसी दूर पार के रिश्तेदार का हवाला दिया जो उसने हुरैन से पूछा था। देकर अपने आने का मुद्दा बयान किया। राबिया तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बैठे बैठाए डॉक्टर का रिश्ता और रिश्तेदारों के भी मुंह पर भी कफल लग जाता कि सुतेली थी, इसलिए तन्हा छोड़कर चली गई। शनाज को भी हुरैन पसंद आ गई थी और राबिया की मीठी छुरी जैसी ज़बान भी और अरसम ने रस्मी सी जांच पड़ताल के बाद हाँ कर दी थी। बहुत जल्दी सब हुआ था 1 हफ्ते में, क्योंकि राबिया ने इनको अपनी मजबूरी से
मजबूरी से कई गुना बढ़कर दुखी लहजे में बताई थी। 2-4 मगरमच्छ की आंसू बहाए और चट मंगनी पट ब्याह हो गया और वह अब्बास से कभी राब्ता न रखने की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए इसने अपनी सिम तोड़कर फ़ोन अपने सामान में रख लिया था। शादी के दिन निकाह के बाद स्टेज पर वो खिज़र को और खिज़र इसको देखकर हैरान रह गया था। दोनों के वहमो गुमान में भी ना था कि कई साल बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के सामने होंगे। वो स्टेज पर खिज़र के साथ बैठी इसकी बार बार खुद पर उड़ती सताइशी नज़रों से काफ़ी नर्वस हो रही थी। बिनिश ने भी नोट किया था, आपकी ही है, अब तो सारी ज़िंदगी इसे ही देखना है, बस कीजिए। बिनिश की बात पर वो गुलाबी हुई, जबकि खिज़र ने बिनिश की जानिब मुस्कुराती नज़रों से देखा था। बिनिश के दिल में हलचल हुई तो खुद को डांटा, खूब ख्वाब मुजस्सम होकर सामने हो तो पलके झपकाने की गुस्ताखी कौन करता है। बिनिश ने इसकी शायराना बात पर सर धना और आबिया दूध का गिलास उठाए स्टेज पर आ गई तो नोक झोंक शुरू हो गई। रुखसती के बाद घर से लेकर खिज़र के घर तक और स्टेज पर बैठी वो कभी खुद के दिल से लड़ती और कभी ज़मीर से यही सोच रही थी कि अपना मनसूबा वो कैसे पूरा करेगी, खिज़र को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी। लेकिन रानी ने बाहर से खिज़र को न जाने क्या कहकर भेजा था कि खिज़र कमरे में आया तो उसके बिल्कुल सामने बैठकर नरमी से गुफ्तगू शुरू की थी। वो शुक्र समेट कर बैठी इस दुश्मन जान को जो हराने के सारे हथियारों से लेस था सुन रही थी। देखिए, आप जब ज़हनी तौर पर मुकम्मल आमादा हों तब हम अपना रिश्ता तब शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपको स्पेस चाहिए, अभी इतनी जल्दी अजनबी से रूह का साथी नहीं बनाया जाता और ना ही मैं जबर से अपनी तस्कीन चाहता हूँ। निकाह महज 2 जिस्मों का मिलाप नहीं बल्कि 2 दिल की आमांगी है और सुकून होता है। इसलिए जब आप मेरी मोहब्बत को कबूल करें तब तक आप मुझसे सब शेयर कर सकती हैं, सब कुछ, और मैं भी आपके किसी भी मामले में हक तलफी नहीं होने दूंगा। खिज़र ने अपना मुद्दा साफ लफ्ज़ों में बयान करते इसके सारे खदशे दूर कर दिए थे और वो ज़हनी तौर पर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। थैंक यू, हुरैन ने धीमे से कहा था। आई लव यू, वो शरारती लहजे में कहता उठा था और इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग उतरते देखकर नज़रें चुराई। आप चेंज कर लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चेंज करके सोफे पर जाऊंगा। आई थिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बेड शेयर करूं। खिज़र अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गया था। पीछे वो सोचती रह गई कि खिज़र अगर ऐसे ही इसके साथ रहा तो वो इसे धोखा कैसे दे पाएगी। हाल हुरैन सूजी आंखों के साथ अब चुप बैठी थी। शनाज ने भी जब से लब भींचे हुए थे, मुबादा कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए, क्योंकि इन्हें गुस्सा ही शदीद था। रानिया पर हद दर्जा इसने साबित किया था कि वह एतबार के लायक ही नहीं थी। कमरे में वहशतनाक सुकूत था। शनाज की सपाट आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। हुरैन फ़ौरन अभी मेरी निगाहों के सामने से चली जाओ, वरना आपको खुदा का वास्ता मुझे कहें जो आप कहना चाहती हैं, वरना मैं मर जाऊंगी इस शर्मिंदगी से। और हुरैन मचल के इनके कदमों से लिपटी थी और वह गिड़गिड़ाई। शनाज ने इसकी बात पूरी हुए बिना ज़बरदस्ती अपने कदमों से पीछे धकेल कर तेज़ लहजे में कहा था, मैंने कहा हुरैन जाओ, मेरा इतना छोटा ज़र्फ नहीं है। वो दाढ़ी थी। हुरैन ससकते हुए उठी थी और वहाँ से भाग गई थी। पीछे शनाज बेगम की आंखों में नमी आ गई थी। इसके बेटों के कैसे बख्त थे। कौन कहता है कि हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। इसके दोनों बेटों के पास हुस्न भी था और दौलत भी, मगर एक ने मौत से मार खाई और दूसरा नसीब से खा रहा था। रानी दौड़कर इसकी पुर्श से जा लगी थी। वह मुस्कुराता हुआ पलटा आ गई। यहाँ वो अपने सीने पर मौजूद इसके नरम हाथों का बोसा लेते हुए पलटा था और इसकी कमर में हाथ डालकर इसके चेहरे के नक्श को छूने लगा। जवाबन कसमसाई थी, अरे अभी नहीं ना। इसकी मज़ामत में भी वो खुद सपुर्दगी थी। वो मज़ीद बहका और इसकी लफ्ज़ों को कैद कर ले। चंद लम्हों बाद वो पीछे हुआ तो रानी ने मसनूई खुफगी से इससे घूरा था और सांस दुरुस्त की। बस कहीं भी इसने अपने पर्स से शीशा और टिश्यू निकाल कर अपने लिपस्टिक दुरुस्त की थी। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और आप जनाब हमारे मूड का ख्याल ही नहीं करती। वो भी निठा होकर वापस पीछे सोफे पर जा बैठा था। रानी ने इसके मूड को बिगड़ते देखकर एक अदा से साड़ी का पल्लू झटका था और इसकी गोद में बैठकर इसकी गर्दन के गिर्द बाहें फैलाई थी। हम भी तो आपके ही हैं ना, रानी ने लाड से कहते इसकी आंखों को चूमा था। वो इतने से ही बहक कर इसको अपने साथ सोफे पर गिराता इस पर हावी हो चुका था और फिर वो दोनों एक दूसरे में मगन हो गए थे। शर्ट पहनते उसने रानी की बिखरी बिखरी हालत की सिमत देखा था और मुस्कुराया। रानी इतनी बोल्ड होते हुए भी साड़ी दुरुस्त करने लगी। वो सोफे से उठने लगा तो रानिया ने इसका हाथ पकड़ा था। रानिया नहीं चाहती थी कि अभी वो जाए। न जाने जिस्म की भूखी इतनी बेदीद क्यों होती है। ना थाल देखती है और ना थाल में पड़े खाने की कसम। भूख को बस खाने से मतलब होता है। क्या मुझे आज छोड़ने का इरादा नहीं है? इसने शरारत से कहा तो रानी नफ़ी में सर हिलाकर इसका हाथ छोड़ दिया था।
चाहती तो यही हूँ मगर मुझे अभी मीटिंग में जाना है। और वो साड़ी संभालते इसके मुकाबले खड़ी हुई थी और इसकी गर्दन पर लगे अपने लिपस्टिक के निशान पर हाथ फेरा और इसने झटके से रानी को अपने करीब किया था। और फिर घर भी तो जाना है। रानी ने दोबारा से इसका मूड बदलते देखकर इसके बाजू पर चुटकी काटी थी और वो शरारत से सिसका रानी कसमस आकर इसकी बाहों से दूर हुई थी। आपसे बदला तो मैं कर लूँगा, वो इसके वजूद को नज़रों से देखते हुए ज़ुमैनी लहजे में बोला था। रानी ने मुड़कर शीशे में अपना सरापा जायज़ा लेते अपने लबों पर सुर्खी दुरुस्त की थी और एक अदा से बोली, आज क्या कम बदले लिए हैं? हाय कम ही थे ना। वो पीछे टेबल पर हाथ रखे एक अदा से बोला था और रानी जो पहले ही जाना नहीं चाह रही थी हंसती हुई इसकी तरफ मुड़ी और कदम कदम करीब आकर इसकी बाहों में समा गई थी। वो भी मौका गनीमत जानकर इसको अपनी गोश में भर चुका था। एक बार फिर वो मीटिंग में शरीक होने से कासिर थी। दिन ब दिन गुजरते गए पहले शनाज बेगम हुरैन से बिल्कुल कता ताल्लुक करके बैठी थी मगर रानी को खिजर के मजीद करीब होते देखकर इनसे बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने इससे बेहतर हुरैन को ही जाना था। बहरहाल वो बीवी तो थी खिजर की, चाहे निकाह के पीछे कोई भी वजह हो, मगर सबकी नज़रों में वो खिजर की शरी बीवी थी और हुरैन के लिए इतना ही काफ़ी था कि शनाज बेगम ने रानी को ये नहीं बताया था कि हुरैन इनको सारी सच्चाई बता चुकी है। लेकिन वो सब थोड़ी डरी तब से थोड़ी डरी सहमी रहने लगी थी। इसको इस बात का आदि वो इसको इस बात का आदि खुलने से पहले ही अपना इंतज़ाम करना था, मगर इतने पैसे कहाँ से आते, यही सोच इसको ज़हनी तौर पर मुंतशिर रखती थी। हुरैन एक सुरमई सुबह नाश्ता बनाते हुए इसको लॉन्च में से शनाज बेगम की आवाज़ आई थी। वो पेड़ा बनाते हुए बच्ची खाने के दरवाजे में आ खड़ी हुई। इसको गो मसरत हुई थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही सही मगर शनाज बेगम ने इसे पुकारा था। जी जी। इसकी आंखों की चमक से इसके दिल की खुशी का अंदाज़ा होता था जो शनाज बेगम ने भी भांप ली। दिल में कहीं हुरैन की मजबूरी और छय का तराव वो भी करती थी। तुमने खिजर को उठाया, आज हॉस्पिटल जाते हुए इसे बैंक भी जाना था मेरे काम के सिलसिले में। जी अभी तक तो वो सो रहे होंगे, मैं रानी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए पहले ही उठ गई थी। वो मिनमिनाई रानी के नाम पर इनके मुँह में जैसे कड़वा बादाम आ गया था। मुँह बनाकर बोली, इसका क्या है, इसको तो अपने नौकरानी मिली हुई है और तुम भी थोड़ा हुलिया दुरुस्त करके रखा करो, खिजर के करीब होने की कोशिश करो। जी जी मैं। वो इसी तरह इनका चेहरा देखने लगी तो शनाज बेगम ने इसे डांटा, और कोई तो यहाँ है नहीं जिसको मैं कहूँगी, तुम ही हो। रानी ने जो चाल चली है मैं इस पर ही उलटना चाहती हूँ। उन्होंने दूसरा फिक्रा ज़ेरे लब ही कहा था। अब ये नाश्ता छोड़ो, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खिजर के साथ ही करूँगी और तुम खिजर को उठाओ जाकर। उन्होंने व्हील चेयर का रुख मोड़ते हुए हुक्म सादर किया था। जी इसने मरी मरी आवाज़ में कहा था और पेड़ा वापस थाल में रखकर हाथ धोए बिना ही कमरे में चली। खिजर को जगाना इतना मुश्किल हरगिज़ नहीं होता था। वो एक आवाज़ देती थी और खिजर जाग जाता था। कमरे में मिला जुला सा अंधेरा फैला हुआ था और वो बेड पर सो रहा था। गालिबन वो हुरैन के उठने के बाद बेड पर आया था और अब मज़े से गहरी नींद में सो रहा था। हुरैन ने इसको बगौर इसकी बंद पलकों को देखा था। ये आंखें खुली होते हुए बहुत घायल करती थी इसे। शरारत सहरी सहर वो मसमार सी होती जाती थी जैसे अब वो हो गई थी। और इसी खुमार में इसने खिजर के सराहने जगह बनाई थी और साथ बैठ गई थी। खिजर के माथे पर इसने सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। इसने शहादत की उंगली से वो बाल नरमी से हटाए थे और मुस्कुराई। इसे अपनी आधी अधूरी शादी पर ही रश्क आया। हुरैन ने बेख्तियार झुककर इसके पलकों पर नरमी से लब रखे थे। वो नींद में कसमसाया था। हुरैन भी जैसे होश में नहीं रही थी। पलकों के बाद इसने गाल पर बने तिल पर लब रखे थे, लेकिन यह एहतियात मलखूज खातिर रखी कि इसके लम से वो जाग ही ना जाए। हुरैन को दफ्तन होश आया था। वो अपने दिल की बेईमानी पर घबरा कर उठ खड़ी हुई थी और जाना चाहती थी कि खिजर जो पहले ही जागा हुआ था इसने सराह से इसका हाथ पकड़ा था और अपने ऊपर गिरा लिया था। वो दमबखुद इसके सीने पर गिरी थी। खिजर की पुरशौक नजरें इसके गुलनार गालों पर टिकी थी। हुरैन ने इसके सीने पर हाथ टिकाकर उठना चाहा तो इसको ये महसूस करके धचका लगा था कि खिजर ने इसके गिर्द अपने खसार बांधा हुआ था। ये क्या हरकत है? हुरैन शर्म और खौफ के मिले जुले जज्बात से धीमी आवाज़ में कहते इसकी बाहों में हल्का सा कसमसाई, जिसे जगाया है इसका नाम भी तो देना है ना, जैसे जगाया है इसका नाम भी तो देना है ना। खिजर शौक हुआ था और थोड़ा सा उठकर इसके सुर्ख राजे को अपने लबों से छुआ। इसकी सांसें मजमद हो गई थी। खिजर ने दूसरे अराज जो छुआ था। हुरैन ने कुछ देर पहले वाली खुद की हरकत पर दिल में खुद को मलामत की थी। इससे पहले कि खिजर मजीद कोई गुस्ताखी करता वो अपना पूरा जोर लगाकर उठी थी और कमरे से निकल गई थी। बच्ची खाने में आकर इसने अपने बेतरतीब धड़कते दिल को दादल पर लाने की नाकाम कोशिश की थी और कपकपाते हाथों से चाय बनाने के लिए पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था और अपने अराजों को छुआ जहाँ अभी भी खिजर का लम्स महसूस हो रहा था। वो बेख्तियार क्या क्या कर गई थी। कुछ देर बाद इस अपने पीछे खिजर की पुरतपिश नज़रों का एहसास हुआ था। इसका दिल फिर
बेतरतीब धड़कने लगा। आपको अम्मी बुला रही थी, आपको मुझे भेजने की जल्दी है। खिज़र बर्ची खाने के दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी, हुरैन ने साफ गोई से कहा, मगर लहजा अभी भी दिल की हालत की चुगली खा रहा था। तो आप मुझे रोकती भी नहीं तो आप मुझे रोकती भी तो नहीं है। खिज़र ने इसके पीछे आकर सरगोशी में हल्का फुल्का शिकवा किया था। वो इसकी कुर्बत से सटपटाकर मुड़ने लगी तो उसका हाथ चाय की कतेली पर लगा और गरम गरम कहवा इसके पाँव पर गिर गया। वो बिलबिला उठी थी और दर्द से कराहते खिज़र के सीने पर अपना सर टका दिया। खिज़र जो खुद इस इब्तिदा पर तैयार नहीं था, इसने अगले ही लम्हे में इसको अपनी बाहों में भरा था। हुरैन को तो सांप सूंघ गया था इसकी जलन पर, जैसे किसी ने ठंडे मीठे पानी की फव्वार कर दी हो। वो सब कुछ भुलाकर इसके सीने में मुंह छुपा गई। खिज़र इसकी बचकाना हरकत पर दिलकशी से मुस्कुराता इसे यूं ही उठाए लाउंज में ले आया और सोफे पर बैठा दिया। फिर कमरे में से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसकी जलन पर मरहम लगाने लगा। हुरैन ने इसकी शर्ट को कंधे से पकड़ा हुआ था, इसे जलन हो रही थी। खिज़र का इसका ये वाला अंदाज बहुत भला लग रहा था। वैसे इस मरहम से ज़्यादा अच्छा काम मेरे लब करते हैं। खिज़र ने अचानक से ऐसी बात की थी कि इसे चंद सेकंड लगे समझने में और समझ आई तो गुलनार सी हो गई थी। गैर महसूस तौर पर इसने खिज़र के कंधे से अपना हाथ हटा लिया था। खिज़र इसका त्रास महसूस किए बिना अपना काम करता रहा। लो होगी आपकी बैंडेज, खिज़र ने महारत से इसके पाँव पर मरहम लगाकर कहा था। हुरैन हल्का सा मुस्कुराई और उठने लगी तो खिज़र ने इसे वापस बाहों में उठाया था। अब आप कहाँ ले जा रहे हैं? हुरैन को आज इसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था और आंखों की चमक में अनोखापन। रूम में आज आप रेस्ट करेंगी, काम नहीं। खिज़र ने इसकी छोटी सी नाक से अपनी नाक रगड़ी थी और वो झंझरा उठी थी। ये मंजर बाहर से लाउंज में आती रानिया ने भी देखा था और जैसे वो तेज़ाब में अंदर तक जैसे तेज़ाब इसके अंदर तक डाल दी गई थी, वो बेबिला उठी और अंदर जाने की बजाय वापस हो ली थी। मैं बताऊंगी अब वादा खिलाफी का क्या अंजाम होता है। रानी ने अंगारा चबाते हुए खुद कलामी की थी और कार जो इसने घर के बाहर ही खड़ी की थी, इसमें बैठकर जन से गाड़ी भगा ले गई थी। दूसरी जानिब खिज़र ने इसको बेड पर लाकर बैठाया था। वो सिमट कर बैठ गई थी। रिलैक्स हो जाइए, मैं अम्मी की बात सुनकर आता हूँ, वो कहकर कमरे से निकल गया था। तो हुरैन ने इसको अपनी चलती हुई सांसों को हमवार किया था और अपनी बेख्तियारी को कोसने लगी थी और डर गई कि अगर ये बात रानी को पता चल गई तो वो क्या करेगी इसके साथ। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? रानी ने इसके सीने पर लेटते लेटते एकदम सर उठाकर इससे पूछा था। कुछ भी। आबाद ने इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए ठोस लहजे में कहा था। आबाद और रानी के दरमियान इस ताल्लुक की इब्तिदा रानिया ने ही की थी और इसको अपने बदन का आदी बना छोड़ा था। रानिया को आबाद का जिस्म चाहिए था और वक़्त आने पर आबाद की गवाही और आबाद भी रानिया के एहसानों तले दबा हुआ इस पर इसका आदी था। जब इतनी खूबसूरत औरत का हर तरह का साथ हो तो वो पीछे कैसे हटता। अब भी तवील वक़्त एक दूसरे से लज़्ज़त कशीद करने के बाद रानिया ने वो बात करने की इब्तिदा की जिसके लिए आज आबाद पर वो टूटकर बरसी थी और इसे यकीन था कि आबाद इसकी मोहब्बत और बदन के नशे में चूर कुछ भी कर लेगा। जाओ, सिर्फ बातें आती हैं तुम्हें, रानी ने कहने से पहले नाजुक से नाक चढ़ाई थी। आबाद ने इसकी अदा पर फिदा होते इसके लबों को छुआ था और इसके लहजे में बोला, इन लबों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रानी ने अपने लबों पर हरकतें करती इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसके हाथ को चूमा था और इसकी आंखों में देखा कुछ भी। रानी ने इसकी आंखों में झांककर रोमानी अंदाज में सवाल किया, कुछ भी। अब अब्बाद को अपनी आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हुई थी और वो दोनों दोबारा एक दूसरे में मलिया मीट हो गए थे। खिज़र ने इसका पाँव जलने के बाद इसकी सूरत के लिए नई कल वक्ती मुलाजमा रख ली थी, जो कपड़े धोती और घर की सफाई वगैरह करती थी। हुरैन को काफ़ी आराम मिल जाता था अब, लेकिन खाना पकाना और खिज़र के कपड़े वगैरह वही देखती थी। आज खिज़र की छुट्टी थी तो वो मुलाजमा को धोने वाले कपड़े देकर बावर्ची खाने में जाकर खिज़र के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। इसे शनाज बेगम के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। इसे इन आवाज़ों में से एक आवाज़ पर आबाद की आवाज़ का गुमान हुआ था। इसका दिल होने लगा। इसे न जाने क्यों अनहोनी का होने का डर था। मरे मरे कदमों से वो चलकर शनाज बेगम के कमरे में आई तो उसने चकराते सर के साथ दहलीज को थाम लिया था। सामने आबाद बैठा था और खिज़र, रानिया, शनाज बेगम। इससे आज इसे लगा यूं यौम हसाब है और इसको कुछ ही देर में संसार किया जाएगा। आबाद की आंखों में अजनबियत, रानिया की आंखों में नफरत, खिज़र की आंखों में गुस्सा, शनाज बेगम की आंखों में नमी बेबसी थी। वो एक ही पल में कई लहजों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। वहाँ मौजूद सब लोग इसे हकारत से देख रहे थे सिवाय खिज़र के, क्योंकि इसकी आंखों में हज़ान और मलाल कुट कुट के भरा था। हुरैन शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आ गई आपकी लाडली, रानी ने शनाज बेगम को देखकर तंजिया कहा था। शनाज बेगम ने तलक सांस खारिज करके मुंह फेर लिया। इन्हें रानिया की से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। अब्बास जो कह रहा है वो सच है? खिज़र ने इसके रूबरू आकर काटदार लहजे में पूछा था। इसकी आंखों में नमी आ गई। वो भीगी आवाज़ में
बोलने की कोशिश कर रही थी कि खिज़र ने इसकी बात को तेज़ आवाज़ में काटा था, हाँ या ना? जी। इसके लबों से फंसा फंसा निकला। खिज़र ने मलामत भरी नज़रों से इसको देखा था। इसने आगे एक लफ्ज़ कहे बिना अपने हाथ खिज़र के आगे जोड़ दिए थे और सिसकते हुए इसके कदमों में ढेर हो गई थी। रानिया तंज़िया मुस्कुरा रही थी। इसने फातिहाना नज़रों से आबाद को देखा। आबाद ने आंखों ही आंखों में सब ठीक का इससे इशारा किया था। रानी ने पलक झपक कर इसको दाद दी और वापस रोनी सूरत बनाते खिज़र की जानिब बढ़ी। मुझे माफ़ कर दो खिज़र, मैंने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे बिनिश ने बताया था कि भाभी किसी से भी मेरी खुशियाँ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं थी। मेरी खुशियाँ किसी के भी वजूद से नहीं जुड़ी हैं। आपने भी बहुत गलत किया है भाभी, खिज़र ने बामुश्किल तहम्मुल से जताया था। मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? रानी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। जो आपने किया मेरी खुशी के लिए किया और मुझे इसमें शक हो ही नहीं सकता। हुरैन ने नासमझी से दोनों नफूस को देखा। वो किस खुशी की बात कर रहे थे दोनों? इससे इल्हाम हुआ कि रानी ने कोई ऐसी चाल चली है जिससे सारा खसारा इसके हाथ आया है। आबाद कमरे से निकल कर चला गया था क्योंकि इसका ज़मीर मलामत करने लगा था। रानिया ने भी यही बेहतर समझा था क्योंकि जब तक वो यहाँ रहता रानिया का धड़का ही लगा रहना था कि कहीं वो सच ही ना उगल दे। रानी ने ज़बरदस्ती आंसू साफ किए थे और कमरे से खुद ही निकल गई थी। इसे यकीन था कि अब भी वो हुरैन को तलाक देकर घर से निकाल देगा, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। खिज़र चंद लम्हे लब भींचे खड़ा रहा, फिर इसको तासुफ और गुस्से से देखा था जो इसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। तलाक, आबाद का धोखा, वापसी में अंधेरा और इतने पैसे की अदायगी। वो किस बात को सोचती, किस बात का गम मनाती, किस बात की तदबीर करती और कौन सा ठिकाना ढूंढती। अम्मी, जब मैं आऊँ मुझे ये यहाँ ना मिले, खिज़र ने स्पार लहजे में कहा था और वहाँ से लंबे लंबे डग बढ़ता निकल गया। हुरैन से सकते की कैफियत में इसे जाते देखा था। वो खुद से थोड़ी तो रहम की उम्मीद कर बैठी थी, मगर वो बिलक बिलक कर रो दी। वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। इसे अपने सर पर शनाज बेगम का शौकत भरा लम्स महसूस हुआ तो इसने बेयकीनी से सर उठाकर देखा। उन्होंने मेरी नहीं सुनी माँ जी, इसने रंदे लहजे में शिकवा किया था। शनाज बेगम ने लब भींचे। तुम्हारे कज़न और रानी ने बसात ऐसी बिछाई कि शनाज बेगम के लहजे में रानी की नफरत सी थी। हुरैन चूकी कि क्या कहा रानिया ने, जो खिज़र इनसे नफरत नहीं कर रहे और सिर्फ मुझे ही कसूरवार करार दे रहे हैं। तुम इतनी भोली नहीं हो, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इसने बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो कोई ना कोई चाल चली होगी। शनाज बेगम ने इसके कान के कपड़े झाड़े। हुरैन शौक की तरह इनका चेहरा देखने लगी। आबाद के बकौल तुम्हारी शादी राबिया और अरसम ने खिज़र का पैसा देकर करवाई थी। तुम पहले इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन खिज़र की दौलत का सोचकर तुमने आबाद के साथ प्लान बनाया कि तुम खिज़र से पैसे बटोर कर तलाक ले लोगी। इसके बाद आबाद और तुम शादी कर लोगे। रानी को शादी के दिन बिनिश के ज़रिए मालूम हुआ कि खिज़र तुम्हें पहले से पसंद करता है, तो रानी के बकौल वो बहुत खुश हुई। लेकिन आबाद ने एक पार्टी में नशे में धुत अपना और हुरैन का प्लान रानी के सामने उगल दिया था, जिससे रानी को धचका लगा। वो खिज़र का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इसने तुमसे सौदा किया कि जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें दे देगी, बस तुम खिज़र की ज़िंदगी से ना जाओ। और आबाद को भी ड्रामों में मरकज़ी रोल दे दिया करेगी। लेकिन आबाद का ज़मीर मलामत करने लगा। वो तुमसे हकीकी मोहब्बत करता था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए इसने सच बोलने का सोचा और वो खिज़र के पास चला आया। इसके आगे तुम जानती हो। शनाज बेगम ने सारी कहानी कह सुनाई थी। हुरैन सदमे से आंखें फाड़े रानिया और आबाद की तरतीब करदा स्क्रिप्ट को सुन रही थी और दिल में इनकी हिकमत अमली पर आशश कर उठी थी। ये झूठ है, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया आबाद के साथ, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। मेरी शादी कॉलेज वाले खिज़र से हो रही है। इसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाकर शनाज बेगम को कॉल करने की कोशिश की थी। शनाज बेगम ने इस बात में सर हिलाया। मैं जानती हूँ चाहे मैं तुम्हें कभी तुम्हारे अमाल पर बिल्कुल दुरुस्त करार नहीं दे सकूंगी, लेकिन तुमने रानी की तरह अपने मर्तबे का सौदा नहीं किया। मुझे जाना होगा। हुरैन ने अपने गालों से आंसू साफ करते हुए कहा था और उठने लगी तो शनाज बेगम ने इसकी कलाई थामी थी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मगर कुछ नहीं, ना ये घर खिज़र का है ना रानी का, मेरा है। तुम यहीं रहोगी, मैं खुद बात कर लूँगी खिज़र से। और रानिया, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक खिज़र तुम्हें तलाक ना दे तब तक वो मुआहदा कभी खिज़र के सामने लाने की गलती नहीं करेगी। अगर लाना होता तो वो पेपर इस्तेमाल करती, ना कि बात को। शनाज बेगम ने कहा था। वो इनका चेहरा देखती रहेगी। इस नीच पर तो हुरैन ने सोचा ही नहीं था कि असल कसूरवार रानिया थी, क्योंकि मुआहदा और शरात इसकी आयत करदा थी। खिज़र को प्रॉपर्टी इसने समझा था और वो तो बस अपना किरदार निभा रही थी। असलियत सामने आती तो खिज़र की नज़र में रानिया इससे ज़्यादा काबिल नफ़रत होती। ओह डार्लिंग, आबाद ने उसको पीछे से आकर बाहों में भरा था। रानिया को ये
बेवजह मुदाखलत ज़हर तरीन लगी थी, मगर आज ही इस गधे को बाप बनाया था और अभी इससे पहलू तय करके वो इसकी नाराज़गी मोल लेकर खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी जानिब घूमी और इसके गाल को छुआ था। आज तुमने दिल जीत लिया, क्या पहले नहीं जीतता था? आबाद इसके बालों में मुंह देकर सरगोशी की। रानिया को अब इसकी कुर्बत झंझलाहट में मुबतला कर रही थी, मगर बर्दाश्त से काम लेना पड़ रहा था। ये ना जताता होता तो खुद को सौंपती क्या? लेकिन जानू एक बात सोच रहा था मैं, अब हुरैन कहाँ जाएगी? वो कहीं भी जाए स्वीट हार्ट, इसने तुम्हें धोखा दिया। अगर ना दिया होता तो वो खिज़र से शादी क्यों करती, जबकि मैं से ये खुशखबरी दे चुकी थी कि तुम्हें मैंने ड्रामा ऑफ़र कर दिया है। जान, मैंने ये सब इसलिए बदला लेने के लिए नहीं, तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया। बाद ने इसकी आंखों में झांक कर कहा था। रानिया ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अबाद इस पर हावी हो रहा था, इसने इससे होने दिया, लेकिन ये आखिरी बार था। अब इसे अबाद को भी रास्ते से हटाना था। शाम में रानी आई तो हुरैन को घर में देखकर इसके तलों पर लगी थी और सर पर बिछी थी। तुम दफ़ा नहीं हुई घर से? रानी ने लाउंज में इसे इत्मीनान से बैठे देखकर कारत से पूछा। वो इसी तरह गुमसुम बैठी थी, मैगज़ीन की वरगदानी करती रही। कुछ पूछा है? मैंने। रानी सुलग कर दाढ़ी थी। हुरैन ने इत्मीनान से मैगज़ीन साइड पर रखा और इसकी तरफ देखा था। एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि अगर तुम सवाल पूछोगी तो जवाब भी देना लाजमी है। यूँ वो तनाती इसके सर पर आई थी और इसका चेहरा नफरत से सुर्ख होता जा रहा था। हुरैन के तासरात तंजिया से संजीदा हुए। इसके मुकाबले खड़ी होकर हुरैन ने इसे तंजिया देखा था। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम अपने ही ड्रामे में फंस जाओ और पछताओ। तुम मुझे धमकी दे रही हो, जानती हो ना कि तुम मेरी ज़र खरीद गुलाम हो। रानिया ने इसे संगीनी से याद दिलाया, लेकिन फिर भी हुरैन का इत्मीनान काबिल दी था। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ, आका के राजों का संदूक गुलाम के पेट में और चाबी ज़बान में होती है। तुम्हारा यकीन कर ही ना ले खिज़र। मेरा यकीन ना करे। मगर हुरैन की बात पूरी होने से पहले ही रानिया का सेल गुनगुनाया था। रानी ने इसे कीनत और नज़रों से देखते हुए सेल पर नंबर देखा। फ़ौरन से इसके चाचा के घर से कॉल थी। इसने पिक की और जैसे जैसे सुनती कि इसके चेहरे की रंगत तब्दील होती गई। इसके सगे चाचा की वफ़ात हो गई थी और वो उलझे और कदरे परेशान ज़हन के साथ शहनाज बेगम के कमरे की जानिब चली गई थी। हुरैन ने गहरी सांस लेकर माहौल की कसाफत को दूर करने की कोशिश की थी और वापस मैगज़ीन उठा लिया था और अगला सबसे मुश्किल महला यानी खिज़र से सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। रानी को चाचा की ताज़ियत के लिए बिला आखिर जाना पड़ा था। हुरैन को अब पीछे सुकून था। खिज़र को भी, जो इस दिन ही अस्पताल से सीधा डॉक्टर्स की टीम के साथ शुमाली इलाका जा चला गया था, जहां हॉस्पिटल की तरफ से उन्होंने गरीब लोगों की मुफ्त इलाज और मुआवजे के लिए 2 हफ्तों के लिए कैंप लगाया था। अब इसे सिर्फ खिज़र का इंतज़ार था। वो इसे मनाना चाहती थी। इधर पीछे अचानक ही बिनिश की मंगनी का हंगामा उठा था और बिनिश की मंगनी की तैयारियों में इसकी माँ ने अपने साथ तैयारियों में लगा लिया था और वो बाखुशी तैयारी में हाथ बटा रही थी। सब चीज़ें बिनिश की पसंद से ली जा रही थी, क्योंकि बिनिश इकलौती बेटी थी और मंगनी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। आप कब आएंगे? वो बाजार जाने के लिए अपनी चादर लेकर आई तो बिनिश फ़ोन पर खिज़र से बात कर रही थी। हुरैन का दिल मस्तरब हुआ। बिनिश ने इसके गालों पर लाली बिखरते देखी थी। वो मुस्कुराई। दूसरी जानिब से शायद इनकार किया गया था। बिनिश मछली नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अगले संडे मेरी मंगनी है और आपने आना है। वो बस ज़िद थी। हुरैन जैसे मंजर में थी ही नहीं। इसको अपना वजूद इसको अपना वजूद होना ना होना गैर ज़रूरी भी लग रहा था, लेकिन दिल खुश फहम भी था कि कहीं खिज़र इससे हुरैन का पूछ ही ले। इसलिए वो बेड पर बिखरे कपड़ों को खामखा आस्ता आस्ता समेटने लगी। बिनिश इसकी बेकरारी महसूस कर रही थी और ज़ेनब मुस्कुरा रही थी। हुरैन का रूम समात बना हुआ था। वो जानबूझ के इंतहाई सुस्त रवि से बेड पर कपड़े समेट रही थी। बस आना है तो आना है खिज़र, मैं नहीं। वो बात करते करते रूम से निकल गई थी। हुरैन के हाथ बेचैन से हो गए और कपड़े दोबारा बेड पर बिखर गए। एक बेनाम सी सर खुशी अपने आप ही मर गई। वो चादर लपेटती कमरे से बाहर आ गई। रात में से टीवी देखते देखते वहीं सोफे पर ऊँघ आ गई थी और वो सो गई। रात के कोई 2:30 बजे मरकजी गेट बजाया गया था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बेआरामी से लेटने की वजह से इसकी टांगें और कमर शल हो गई थी। इतने में गेट फिर धड़ाया गया था। वो हैरानी से घड़ी में वक्त देखती बाहर चली। सीने पर दुपट्टा अच्छी तरह फैलाया था और गेट खोलने से पहले मुस्तफसिर हुई थी। कौन? मैं हूँ। अगर मेहरबानी करने का इरादा हो तो दरवाज़ा खोल देंगी? खिज़र ने तड़क कर जवाब दिया था। हुरैन का दिल उछल कर हलक में आ गया था। जी जी मैं खोलती हूँ, उसने गड़बड़ा कर कहते दरवाज़ा खोला था और खिज़र इसको तीखे चौतनों से घूरता अंदर आया था। हुरैन इसकी तेज नज़रों को कतई नज़रअंदाज करके जाने लगी। अब किस इरादे से रुकी हैं यहाँ? मुझे माँ ने रोका है। अच्छा, माँ का इतना ख्याल है आपको? वो तंज़ीर हंसा। हुरैन जज्बर हुई। बहुत है, कम से कम आप और भाभी की तरह माँ को अकेला छोड़ कर नहीं गई। वो भी कम नहीं थी।
अब मैं आ गया हूँ ना तो जाइए। खिज़र ने तुरंत कहा, ठीक है, इसी वक्त जाकर गली में बैठ जाती हूँ, तब आपकी इज़्ज़त नफ्स गवारा कर लेगी। एक लड़की जो गलती से आपकी बीवी बन गई गली में बैठी है, वो पाँव पटकती उल्टे कदमों खुले गेट की तरफ बढ़ी थी। राह में ही खिज़र ने इसकी कलाई थामी थी, गलती से नहीं साजिश से। खिज़र ने इसकी आंखों में झांक कर तस्दीक की, और ये इरादा है या साजिश? हुरैन का इशारा इसकी कलाई पकड़ने की जानिब था। खिज़र ने अपना गुस्सा इसकी कलाई, नाजुक कलाई को मज़ीद दबोच कर निकाला। वो सिसकी, हक है, हक तब जताइए जब मेरे फ़र्ज़ अदा कर सकें। इसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई थी और बाहर जाने लगी तो खिज़र का लंबा चौड़ा वजूद इसकी राह में हाइल हो गया था। वह बना गई, रोक रहे हैं, अब फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अंदर जाइए। खिज़र ने आराम से अपना मुद्दा बयान किया था, कैसे इस घर में मेरा वजूद आप देवर भाभी को बर्दाश्त हो जाएगा? वो तंज़िया गोया हुई, मुझे नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मेरी माँ से पूछे बिना कुछ कहूँगा नहीं। हाँ, शुक्र है आपने अपनी भाभी का नहीं कहा। वो तंज़िया कहकर अंदर की जानिब पलट गई थी। पीछे खिज़र का दिल किया इसके साथ ऐसा कुछ कर गुजरे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। अगले दिन सुबह सुबह ही खिज़र बिनिश के साथ शॉपिंग पर निकल गया। वो बिनिश को कुछ अपने से भी दिलाना चाहता था। कुलसिया बेगम मना करती रह गई, लेकिन खिज़र और शनाज ने इनकी एक नहीं सुनी थी। कुलसिया और शनाज बैठी आपस में महवे गुफ्तगू थी कि खिज़र कमरे में आया था। मैं और बिनिश निकल रहे हैं चची, तुम्हें हुरैन को भी लेकर जाना चाहिए। कुलसिया ने अज़ खुद शनाज के दिल की बात कर दी। रहने दीजिए, कतई जवाब आया था। माँ का हुक्म टालोगे? शनाज ने जज्बाती हरबा आजमाया। माँ वो डिमांड ही ना किया करें जो मैं पूरी ना कर सकूं। वो बिनिश के साथ चली जाएगी, तुम ना बात करना इससे। कुलसिया ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ा। वो मुस्कुरा भी ना सका। ठीक है, फिर बिनिश भी घर रहे, मैं खुद ही ले आऊँगा इसके लिए कुछ। तुम कितने ज़िद्दी हो गए खिज़र? शनाज ने उठी हुई थी। मुझे ऐसा बनाने में आपकी लाडली का हाथ है, हुरैन का नहीं, रानिया का। उन्होंने तुरंत कहा था। वो इनको लब बींचे देखता रहा, फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुआ, अच्छा मैं चलता हूँ। वो उठकर चलता बना था। कुलसिया बेगम ने शनाज बेगम के कंधे पर हाथ रखा। ये लड़का तो बिल्कुल रानी की मुट्ठी में है। वो बेबसी से गोया हुई। कुलसिया बेगम ने भी तायद में सर हिलाया था। तुम हुरैन को कहो कि खिज़र को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करे, मुनासिब लगता है। वो खिज़र की बीवी है। माजरत के साथ तुमने रानी को तो इतनी आज़ादी दी कि वो भाभी होकर खिज़र को मुट्ठी में कर बैठी, जबकि हुरैन की बारी में तुम मुनासिब और गैर मुनासिब का ख्याल आ रहा है। कुलसिया बेगम ने तलख लफ्ज़ों को रसान से शनाज के कान में उडेला था। वो चूँ भी ना कर पाई और इस बात में सर हिलाया था। इसने झुककर अपने सैंडल के स्ट्रिप बांधे थे। शनाज बेगम ने इसको बगौर देखा। वो शादी के बाद पहली बार इतना तैयार हुई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। शनाज बेगम ने दिल में माशाल्लाह कहा। अब वो गोल्डन टिश्यू का दुपट्टा अपने कंधे पर सेट कर रही थी और सेट करने के बाद जैसे ही बालों को समेटने लगी, शनाज बेगम ने उसे टोक दिया था, रहने दो, ऐसे ही एक तुम ही नहीं हो जो जिन भूत चिमट जाएंगे। बाल खोलने से शनाज बेगम की तारीफ का अंदाज़ा ही अनोखा था। वो मुस्कुराती बालों को खुला छोड़कर इसमें कंगा करने लगी। क्यों कॉल कर रहे हो? बार बार आपकी याद आ रही थी। मैं किसी की मैयत में आया हूँ, तुम्हारा ये 2 टके का रोमांस सुनने के मूड में नहीं हो। रोमांस नहीं, याद भी तो इसीलिए ही आ रही होंगी ना कि इसने तब कर अधूरा जुमला छोड़ा। आबाद बच्चा नहीं था, इसकी बात समझ चुका था। अब मुझे हवसज़दा समझती हैं। आबाद की आवाज़ में सदमे में गिर गई। मैं समझती नहीं तुम हो। अब हर वक्त इंसान इसी मूड में नहीं होता। रानी ने तल्ख लहजे में झाड़ा तो आबाद के दिल में छनके से कुछ टूटा था, लेकिन रानिया को एहसास नहीं था कि यूँ इतनी जल्दी गर्म गर्म हलवा खाने से वो खुद भी जल जाएगी। आपको मैंने क्या नहीं दिया, इसके बदले में तुमने वसूल भी किया है। बाद तरक्की, मेरा वजूद, बैंक बैलेंस और बस। रानिया, हुरैन, हाँ हुरैन, तुम इसी हुरैन के पास क्यों नहीं चले जाते? खैर से अब वो तलाक याफ्ता होने वाली है। रानिया, हर कोई लड़की आपकी तरह गिरी हुई नहीं होती। एक को छोड़कर दूसरे को आबाद ने जूता भिगोकर मारा था। शट अप, जस्ट शट अप। रानिया सब पर आग बगोला होकर चलाई थी। आबाद ने तलक सा होकर रानी की कॉल काट कर दी थी। वो सीधा ऑफिस में आया था। ये वही ऑफिस था जिसमें रानिया और वो रंगरलियाँ मनाते थे। अब चौकीदार भी साहब भी वाकिफ़ हो गए थे, इसलिए आसानी से अंदर आने दिया, और दूसरा मास्टर की भी इसके पास थी। रानी ने इसने मुख्तलिफ तस्वीर भी ली थी, और वो तस्वीर जिस यूएसबी में थी वो यूएसबी यहाँ ही पड़ी थी। वो इस यूएसबी की तलाश में था जो वो खिज़र को दिखाकर रानी से इंतकाम लेता, मगर यूं ही मुस्तरबाना दराज खंगालते इसकी नज़र एक फ़ाइल पर गई थी। इसने बेध्यानी में फ़ाइल उठाकर देखी। इसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इससे अपनी और हुरैन की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया और अब रानी की अकल ठिकाने लगाना थी। मंगनी के लिए बाल पिनों से सेट करते हुए बिनिश का
का मोबाइल बीप हुआ था। बिनिश ने मोबाइल उठाकर देखा तो उसके लबों पर धीमी शर्मीली मुस्कान सज गई। इसके मंगेतर की कॉल थी। हुरैन ने मसनूई ताड़ने वाली नज़रों से इससे आईने में घूरा तो वो खिलखिलाई थी। बस 2 मिनट वो शरारती से मिलती जुलती नज़रों से सेल लेकर बालकोनी की जानिब बढ़ गई थी। अगर तस्वीर मांगने लगी हो तो कहना, इंतज़ार भी कोई चीज़ होती है। हुरैन ने पीछे से हाँक लगाई थी और वापस मुड़कर आईने में अपना सरापा देखा। इसी वक्त आईने में पीछे खिज़र का वजूद नुमाया दिखाई दिया था। हल्की सुनहरी शेरवानी में इसकी आंखों का रंग भी हल्का सुनहरी दिखाई दे रहा था और आंखों की चमक से पहले दिल बेईमान होता। हुरैन ने नज़रें घुमा ली और ड्रेसिंग पर पड़ी नेल पेंट्स बिला वजह इधर उधर करने लगी। इस इस्ना में लाइट डिम होकर चली गई थी। इसने सर उठाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की और मुड़ी तो खिज़र के मजबूत वजूद से टकरा कर वापस ड्रेसिंग के स्टूल से लगी थी। वो दफ्तन इसके सर पर पहुंच गया था। उफ, वो झंझला उठी थी। अंधेरे में भी सुकून नहीं आपको, उसने तिलमिला कर कहा था और नाकाम कोशिश के उठने के, क्योंकि इसके दुपट्टे का एक कोना खिज़र के पाँव के नीचे था। उठने की कोशिश में वापस डगमगा गई थी। खिज़र इसकी जानिब झुका था। फंक्शन के बाद आप अपने रूम में चाहिए हैं। अंधेरे में से तेज़ गर्म सांसों के साथ खिज़र की आवाज़ बहुत करीब से उभरी थी और वो सिमट सी गई थी। ओ हेलो, मैं आपकी राय नहीं हूँ, जाकर लाइट ऑन करवाई। इसने अंदाजे से हाथ आगे करके खिज़र को पीछे धकेलना चाहा था, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया था। कहाँ गए, इसने सोचा। कहाँ है, हुरैन ने पुकारा था, लेकिन जैसे वो छलावा बनकर आए थे इसी तरह यकलफ्ज़ी जुमला कहकर छलावे की तेज़ी से जा चुका था। हुरैन तप गई थी। पूरे फंक्शन में खिज़र ने इस पर एक गलत निगाह भी ना डाली थी और वो कलस्ती रह गई। कुर्सी और शनाज ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हुरैन इसके करीब ही रहे, लेकिन वो जैसे मंजर में होते हुए था ही नहीं। मंगनी के बाद हुरैन ने शनाज बेगम को लिए अपने घर वापस आ गए। तकरीबन 1 घंटे बाद खिज़र शनाज बेगम के कमरे की दहलीज पर खड़ा था। वो अनजान बनी शनाज बेगम के आज के फंक्शन में पहने कपड़े हैंग कर रही थी। माँ जी, ज़रा हुरैन को भेजिएगा मेरे कमरे में, खिज़र कहकर रुका नहीं था। शनाज बेगम ने खुशगवार हैरत से हुरैन को देखा था, जो पीठ मोड़े खड़ी अपनी धड़कनें संभाल रही थी। सुना तुमने? जी, वो फ़कत इतना ही कह सकी थी। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ ना। शनाज बेगम ने लताड़ा था। वो मुड़कर बेचारगी से इन्हें देखने लगी। शनाज बेगम ने घूरा, तुम चाहती हो ना खिज़र से तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो? जी, फिर यकलफ्ज़ी जवाब आया, तो जाओ ना, शोर को इतना नहीं इंतज़ार नहीं करवाते। जी, इसने मस्कीन से सूरत बनाए इस बात में सर हिलाया। क्या जी जी? यही जी हजूरी, अब खिज़र की कर लेना, जो कहे मान लेना। उन्होंने घूरकर कहा था। वो मज़ीद बेइज्जती से बचने के लिए लब खींचती कमरे से निकल गई। इसकी नज़र लाउंज में लगे आईने के सामने अपने कैचर पर गई थी। इसने उठाकर अपने बाल समेट ली और सांसें बहाल करती इसके कमरे में आई थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा नॉक करती, अंदर से खिज़र ने खोल दिया था और इसको सरता पाँव गहरी नज़रों से देखा। कोई ख़ास बात जो आपने करनी हो कीजिए, वरना। हुरैन ने बेनियाजी से इसकी तरफ देखे बिना कह रही थी। खिज़र ने इसका हाथ पकड़ कर अंदर खींचा था और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बुलखला गई। क्या है? हुरैन ने माथे पर बर डालकर इसको रौब दिखाना चाहा, लेकिन खिज़र इसके रौब से क्या मरगूब होता। वो तो अपने नए अंदाज से रोशनास करवाने की धुन में था। एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से इसके बालों में लगा कैचर खोला था। हुरैन ने इसको पीछे धकेल कर मुड़ना चाहा। जो हुरैन की सांसें इसकी इस अचानक और बदले रवैये पर अथल पथल हो रही थी। खिज़र ने इसको यूं ही जकड़े पीछे दरवाजे से लगाया था और इसकी आंखों में फातिहाना देखा। फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ, करने दीजिए। खिज़र का मोबाइल बीप हुआ था। ये ज़बरदस्ती है, हुरैन ने तड़क कर कहा था, और ये मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी। इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर फेंका था। हुरैन की आंखें इसकी बेबाकी पर फड़कने को थी। खिज़र का सेल मुसलसल बीप हो रहा था। इसने एक हाथ से इसकी कलाई जकड़े ही दूसरे हाथ से सेल पॉकेट से निकाल कर कान से लगाया। हुरैन मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो खिज़र की पुरतपिश नज़रों से ओझल हो जाना चाहती थी। हाँ भाभी। खिज़र के लहजे में पहले वाली नरमी नहीं थी। इससे हुरैन सहमी रही थी। दूसरी तरफ रानिया चूंकि, लेकिन अपनी अजली लाड भरे लहजे में गोया हुई, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लेने आ जाओ। सॉरी भाभी, मैं बिज़ी हूँ। खिज़र ने संजीदगी और बेमरवती की इंतहा की। रानिया की भुएं सिमटी। इसने गौर किया तो दूसरी तरफ से चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। हुरैन खुद को छुड़वाने की सही में मजामत कर रही थी, जिसकी बिना पर चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। खिज़र इसके इतना करीब था इस लम्हे। चूड़ियों की आवाज़ क्या इस लम्हे हुरैन इसके पास है? रानिया ने घबरा कर सोचा था। हुरैन कहाँ है? रानिया ने तुरंत पूछा। हुरैन ने मजामत तर्क करके लब भींच कर नफ़ी में सर हिलाया था कि वो ना बताए कि हुरैन इसके करीब है, मगर आज खिज़र कहाँ मानने वाला था। यही है मेरे पास। खिज़र के कहते ही इसके कदमों से ज़मीन निकली थी।
हुरैन हुरैन तुम्हारे कमरे में है। क्यों? रानिया को शायद पता ही नहीं था कि वो क्या कह गई है। दूसरी तरफ जो खिज़र की सांसों तक के करीब खड़ी थी, बुलखला गई। इसकी आंखों में हरासगी उतर आई थी, जो खिज़र ने भी नोट की। वो तंजिया मुस्कुराया था। भाभी, हुरैन मेरी बीवी है, चाहूँ तो नज़रों से ओझल रखूँ, चाहूँ तो करीब तर। आपने तो मुकम्मल पैसे दिए थे ना इसको मेरे। अब मैं जो चाहूँ करूँ। खिज़र की तंज पर जहाँ रानी के सर पर एयरपोर्ट की छत आ गिरी थी, वहीं हुरैन ने करब से आंखें मींच ली थी। सच्चाई आश्कार होने के बावजूद इसका वजूद अब संसार किया जाना था। मुझे जाने दीजिए, हुरैन ने इल्तिजा किया था। ये नामुमकिन है। खिज़र की आवाज़ इसे दूर से आती महसूस हुई थी। इसे सख्ती से अपनी आंखें मींच ली थी। पूरी रात खिज़र ने अपनी शिद्दतें इस पर उतारी थी। हुरैन ने आने वाले कल से परेशान इसकी बाहों में पिघलती रही। सुबह फूटने के बाद वो दर्द से टूटते वजूद के साथ कदरे उठकर मसहरी से टेक लगाए बैठ गई। कमरे में अभी तक नीम मध्यम रोशनी फैली हुई थी। इसने यूं ही अपने इर्द गिर्द खुद की मानिंद कमरे की बिखरी हालत को देखा। बिस्तर की दूसरी तरफ की जगह खाली, लेकिन सलवटों और टूटी चूड़ियों से हर बात अयां थी। हुरैन खुद ज़हनी इब्तला का शिकार थी। रानिया अब न जाने इसके साथ क्या करती, जबकि खिज़र के रात वाले रवैये के बाद इसे खिज़र की उम्मीद भी छूटती नज़र आ रही थी। वो सोच सोच कर हैरान हुई तो पीछे से सर टका कर हौले हौले अपनी कनपटी सराने लगी। दफ्तर ने इससे कमरे की दहलीज पर बाहर से किसी की आहट महसूस हुई थी। कबल इसके कि कोई कमरे में वारदात होता, शहनाज बेगम की पारदार आवाज़ ने इसके कदम वहीं रोक दिए थे। बहू किसी शादीशुदा जोड़े के कमरे में जाने की आदाब भूल गई हो शायद। माँ जी, मुझे खिज़र से ज़रूरी काम है। रानी की ज़ब्त की इंतहा पर पहुंची स्पाट आवाज़ पर अंदर बैठी हुरैन का दिल कांपा, लेकिन शहनाज बेगम पर जैसे असर ही नहीं हुआ था। उन्होंने लठमार लहजे में कहा, इससे मिलना है तो जाओ हॉस्पिटल, वो वहीं है। वो मज़ीद गोया हुई थी। हुरैन अंदर आराम कर रही है, रात देर से सोई थी। खिज़र कहकर गया था इसके आराम में खलल न आए। शहनाज ने आखिर में सख्ती से काम लिया था। रानी का दरवाजे के हैंडल पर धरा हाथ फिसला था। इसने मुड़कर शहनाज को देखा था। शहनाज को इसकी उजड़ी हालत देखकर दिली अफसोस हुआ। इसकी हवस ने इसे किस नेच पर पहुंचा दिया था। रानी जिस तरह आई थी इसी तरह तनफन करती वापस निकल गई थी। वो अंदर बैठी अपनी धड़कनों को संभालती रही। वो आधे घंटे बाद झिझकती ज़हनी उलझनों में उलझी कमरे से बाहर आ गई और बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी थी। ज़रा सी आहट पर इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज़ रहा था। मुस्तकबिल का खौफ इसका सुकून फना किए दिए जा रहा था। इतना कि रात में खिज़र के साथ गुज़रे लम्हात इसे लुत्फ़ व करम लगने की बजाय जान निकाल रहे थे। वो इस लम्स से मुस्तफ़ीद भी नहीं हो पाई थी जो इसके महरम का था। अपना इतना बड़ा हक पाकर भी वह साबे शकन लम्हों को झेल रही थी। तुम अब भी कुछ परेशान लग रही हो। नाश्ते के टेबल पर शहनाज बेगम ने इसका इस्तराब पा लिया था। वो झुरी झुरी लेकर चूकी। जी, कुछ कहा आपने? क्या हुआ? शहनाज ने नरमी से पूछा था। खिज़र को सब सच मालूम हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आनिया को भी कि रात में खिज़र। इसने अदाब व तहज़ीब के पेश नज़र जुमला दोहरा छोड़ा, लेकिन वो समझ गई थी कि हुरैन क्या कहना चाहती है। हुरैन, खिज़र ने सब जानने के बाद तुम्हें वो दर्जा दिया है, अब इससे रानिया तो क्या खुद खिज़र भी मुनहरफ नहीं हो सकता, और इसके बाद रानिया की इस फजूल मायदे की कोई वक़्त नहीं रहती। खिज़र रात में तुम्हें छोड़ भी सकता था ना, लेकिन इसने तुम्हें कबूल किया। अब जो आगे होगा वो अल्लाह पर छोड़ो। शहनाज ने इससे मतानस और शासगी से समझाया था। वो चुपचाप इनका चेहरा देखने लगी। परेशान होना छोड़ दो, अब ये खिज़र और इसका मसला है। उन्होंने मज़ीद इसकी दिलजोई की थी और शहनाज के इत्मीनान पर आशिश कर उठी। रानी ने धड़क से दरवाज़ा खोला था। वो जो एक फ़ाइल खोले इसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था, चूंकि मुड़ा और रानी को खुद के सामने देखकर फ़रेब से मुस्कुराया। वो चील की तेज़ी से इसके सर पर पहुंची, उसका गिरबान पकड़ लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, रानी ने गुस्से से बिगड़ते हुए कहा था। इसने यूं ही मुस्कुराते अपना गिरबान छुड़ाया था और इसकी कलाइयाँ थामे हुए ही इसकी तैश से बींची मुट्ठियों को चूमा। रानी ने कराह से अपना हाथ वापस खींचा। उम्मीद तो मुझे तुमसे भी इसकी नहीं थी, इसने इसकी पर जोर दिया था। रानी गुस्से से लर्ज़ उठी। वो ढटाई से आपसे तुम पर आ गया था। क्या 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 किया मैंने? हाँ बताओ, मुझे बताऊं क्या? यहाँ दिखाऊं? वो एक अदाज से 2 कदम पीछे जाता हुआ बोला था। रानी का माथा ठनका, लेकिन वो इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। सामने खड़े शख्स ने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला था और 2-3 बार मोबाइल स्क्रीन को टच करने के बाद स्क्रीन इसके सामने की। रानी ने इसको खा जाने नज़रों से देखते स्क्रीन को देखा तो अपनी मुकद्दर पर आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वीडियो इसकी थी और असाब को झिझोड़ने वाली इसकी वो वीडियो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो लड़कती हुई आवाज़ में बोली थी। इसकी आवाज़ अब पस्त थी। वो स्क्रीन को इसकी नज़रों के सामने से हटाते हुए तंज़ीह हंसा था। खुशी हो रही है तुम्हारी ये अलमिया सूरत देखकर। इसने जैसे रानिया की हालत से लुत्फ़ उठाया था। मैंने ये हम दोनों की बेहतरी के लिए किया था।
अपनी खुदगर्जी और हवस को हमारी बेहतरी का नाम मत दो। इसने नाक से मक्खी उड़ाई थी, तुमने हमारी अमानत में ख़यानत की। वेट, कौन सी अमानत? इसने रानी की बात काट कर आइब्रो खिंचाई। जो तुमने हुरैन के साथ का रात किया खिज़र। वो अलमिया सूरत बनाए बेबसी से बोली थी। खिज़र एक कर्फ्यू से उठकर इसके बिल्कुल मुकाबल आया था। तंज़िया मुस्कुराहट बस दस्तूर कायम थी इसके लबों पर। वो तो मेरी शरी बीवी है, आपकी हैसियत से मेरी आगोश में रहती रही हैं। खिज़र ने यकसोई से इसे देखते हुए कहा था। वो इसी की बात पर लाजवाब इसका चेहरा देखती रही। रानी को आज इदराक हुआ था कि खूबसूरत चेहरों के पीछे भयानक फितरत कोई भी रख सकता है। इंसान मुनाफ़क़त दर मुनाफ़क़त में ढला है। एक फितरत चेहरे से मशरूत होती तो हर खूबसूरत चेहरा फ़रेब न देता, और हर बदसूरत चेहरे के पीछे भयानक फितरत नहीं होती। तुम इन सब में शरीक थे खिज़र, लेकिन अबाद से नाजायज़ ताल्लुक़ में नहीं डियर रानिया। खिज़र ने एक आंख विंक करके इसका गाल थपथपाया था। रानिया को इसकी मुस्कुराहट ज़हर तरीन लगी। मैं बहक गई थी, इसने लर्ज़ते लहजे में कहा। छी छी, कैसी हो तुम जो हर एक के साथ बहक जाती हो, किसी को बहका देती हो, कभी खुद बहक जाती हो। खिज़र ने तलख मुस्कुराहट से इस पर कीचड़ छाला और वो भपरी थी। तुम फरिश्ते नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो। मैं भी बहका, लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हारे वजूद के अलावा किसी को नहीं छुआ। झूठे फ़रेबी, जो का रात हुरैन के साथ किया वो। मैंने कहा ना, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन अब माजी में जो हुआ सो हुआ। मैं इसकी सज़ा अपनी बीवी को क्यों दूँ? इसका ये शरई हक था, इसको मिल गया। यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, माँ जी को बताऊंगी। वो इसकी जानिब शेर की तरह लपकी। फिर ज़रा माँ जी को ये भी बताना कि कितनी रातें तुमने आबाद के साथ भी गुजारी। वो मज़े से इसका धुआं चेहरा देख रहा था। रानी के असाब कट रहे थे। वो लाजवाब होती लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। एक रात पहले मंगनी की तकरीब जब अपने अरूज पर थी, खिज़र को किसी ने पीछे से पुकारा था। खिज़र ने पुकारने वाले को देखा। वो अपने सामने आबाद को खड़े देखकर लब बिंचे। आबाद आज खुद इसके करीब आ गया था। आप अब यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आबाद ने हाथ में पकड़ी फ़ाइल इसके सामने की थी। खिज़र ने तेज़ नज़रों से इसे देखते हुए फ़ाइल झपट ली और फ़ाइल इसके सामने करके मुस्कुराया था। आबाद इसकी मुस्कुराकर नासमझी से देखा। तुम ये फ़ाइल जिसको दिखा रहे हो, ये मुआहदे को मुकर्रर करने वाला मास्टरमाइंड मैं था। खिज़र की बात पर इसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। रानिया और मेरा दोनों का मंसूबा था ये। वो एक साइड की स्माइल पास करके आंख दबा गया था। आबाद को इसकी ये अदा पसंद आती अगर इसके पीछे खिज़र का धोखेबाज रूप ना होता तो। यूँ आबाद इसकी तरह झपटा था। तुम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया? नहीं, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। खिज़र ने संजीदगी से तस्दीक की थी। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम सब ने हुरैन का इस्तेमाल किया। आबाद की आंखों में नमी जमा होने लगी थी। लेकिन जानना चाहोगे रानी ने तुम्हारे साथ क्या किया? आबाद ने हकारत से कहते इसके सामने अपना मोबाइल किया तो और एक वीडियो चला दी। वो वीडियो आबाद और रानिया की थी। खिज़र के असाब चटकने लगी। इसे रानिया से यूँ दगाबाजी की तवक्को नहीं थी। तुमने जिसको पाने के लिए किया ना, इसने अपना मकसद पाने के लिए खुद को मेरी बाहों में गिरा दिया। तुमने सही कहा खिज़र, हम ज़्यादा गिर चुके हैं, आबाद ने भराई आवाज़ में कहा था और सुम्बुक खड़े खिज़र की जेब में वो मोबाइल डालता वहाँ से चला गया था। खिज़र ने जैसे सदमे में से निकलते अपने बालों में हाथ फेरा। ये क्या किया था रानिया ने? वो चटकते असाब को संभालने के लिए वहीं कुर्सी पर बैठ के इसने रानिया ने आबाद ने तीनों ने एक दूसरे को हासिल करने के लिए ये क्या कर दिया था। इसने दूर कुर्सी पर बैठी हज़न और मलाल की कैफियत में ढली हुरैन को देखा था और शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। लेकिन ये शर्मिंदगी से ज़्यादा हुरैन पर गुस्सा था कि इसने अपनी ज़ात को खिलौना बना लिया था। रात का दूसरा पहर शुरू ही हुआ चाहता था कि खिज़र थका थका कमरे में आया था और बिस्तर पर बैठ गया। इसने बेसलवट बिस्तर पर हाथ फेर कर कल रात हुई अपनी हरकत को तनफ़्फ़ुर से सोचा था और दोनों हाथ ढीले छोड़कर पीछे को बेड पर गिरा। रानिया आबाद और इसने क्या कर दिया था हुरैन के साथ? इसे अपने आप से घिन आने लगी थी। वो ऐसा तो नहीं था जैसा अपने नफ्स के हाथों बन गया था। सिर्फ रानिया ही क्या, वो खुद भी बराबर का शरीक था। अगर वो इल्ज़ाम सिर्फ रानिया या शैतान पर डालता तो ये इसकी कम हिम्मती और बगैरती होती, लेकिन इसमें अब भी हया बाकी थी जो वो खुद से भी घिन खा रहा था। ये याद और ज़मीर का ऐसा कोड़ा था जो इसे लहूलुहान किए दे रहा था। रानिया मस्तरबाना बाल नोचते उठा था और चक्कर काटने लगा। इसे आज भी याद था कि वो दिन जब रानिया और इसने पहली बार इस मुक़द्दस रिश्ते को तार तार किया था। खाने की बर्तन वापस किचन में रखकर अपने कमरे की तरफ लौटते हुए इसको कुछ टूटने और रानी की हल्की सी सिसकारी सुनाई दी थी। वो इंसानियत के पेश नज़र घबरा कर दरवाज़ा नॉक किए बिना ही अंदर चला गया, लेकिन कमरे में पहुँच के इसे सामने वाले मंजर ने नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया था। कमरे में नीला नीम अंधेरा था। ज़मीन पर कांच बिखरा हुआ था और पहले से भी बहुत मुख्तसर नाइटी में रानिया अपना खून आलूदा अंगूठा पकड़े बिस्तर पर बैठी थी, जिससे रानिया की रानें बनना हो रही थी। रानिया इसको देखकर चौंकी थी।
वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलना चाहता था कि रानी ने इसे पुकारा था, खिज़र मेरे पाँव की बैंडेज कर दो प्लीज़। रानी ने हल्के से झिझकते हुए कहा था। इसे गुमान नहीं था कि खिज़र पलटेगा, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब वो पलट के इसकी जानिब आया था और इसके करीब बिस्तर पर ही बैठ गया। क्यों करती हैं आप ये सब? खिज़र ने इसके पाँव को इसकी रान से हटाकर ज़मीन पर रखते हुए दो टोक लहजे में पूछा था। रानी के चेहरे पर ज़ंज़ले के आसार नुमायाँ हुए, लेकिन जल्द ही यहाँ पार करने के लिए मैदान में कूद गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने खिज़र की आंखों में देखते हुए जज़्ब से इकरार किया था। खिज़र ने नज़रें चुराई थी। शफाफ गोरे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक और रेशमी बाल, कमर पर खुले छोड़े रानियाँ कहीं से भी इससे बड़ी नहीं लग रही थी। खिज़र का दिल इस रेशम को छूने के लिए मचलने लगा, लेकिन हुरैन याद आई थी, जो इस वक्त महज ख्याल बनी दूर जाती जा रही थी, क्योंकि सामने रानियाँ और इसकी अदाएँ थी। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ। खिज़र को अपनी आवाज़ बहुत कमज़ोर सी लगी थी। क्या मेरी मोहब्बत इसकी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है? रानिया ने इसका कमज़ोर लहजा महसूस करते हुए इसके सीने में मुँह छुपाया था और सर उठा के इसकी आंखों में देखा। खिज़र इसको चुपचाप देखने लगा। मोहब्बत ताकतवर तो तब होती है ना जब वो इसका सुराग पाता। ये तो एक तरफा मोहब्बत थी, जो खिज़र को गुमान भी नहीं था कि जो मिलेगी कभी। वो संजीदगी से इसका चेहरा देखने लगा, जहाँ आज मासूमियत टूटकर बरस रही थी। वो खिज़र को चुपचाप देखकर पीछे हुई थी और रुख फेर लिया। हमारा एक रिश्ता है और रिश्ता आप जानती हैं ना। खिज़र ने इसकी कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचकर याद दिलाया था। भाई के मरने के बाद वो रिश्ता किसी किताब में नहीं लिखा। अब हमारे दरमियान है। भाई के मरने के बाद वो रिश्ता किसी किताब में नहीं लिखा, अब हमारे दरमियान है। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। रानी ने इसके गाल पर हाथ रखकर एक जज़्ब से कहा था। माँ जी बस खिज़र आप हाँ कीजिए, क्या मैं आपकी मोहब्बत के लायक हूँ? रानिया इसके लबों पर हाथ धरकर एक अदा से बोली। खिज़र पिघलने लगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं। रानी की आंखों में नमी डूबते हुए खिज़र इस पर झुका था। रानिया ने दिलो दिमाग की सारी रजामंदी से खुद को इसके आगे बिछा दिया। बंदा बशर्ता बह गया। खिज़र ने इस रात की सोच से निकलते हुए झुरी झुरी ली थी। क्या कर बैठा था वो? काश वो थोड़ा और सब्र करता तो हुरैन इसकी मोहब्बत इसको मिल ही जाती, लेकिन वो गुनाह कबीरा का मर्तब हुआ था। इसने आईना देखा था। आईना आज भी इसे बहुत अनमोल, बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। इसका अक्स आईने में कितना भला था, लेकिन यही अक्स अगर ज़मीर की सच्चाई की आईने में देखा जाता तो कितना गदेला होता, कितना स्याह। इसको जो लड़कियां पलट कर देखती थी, ये जानकर इसकी अपनी ही भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, थूकती भी ना। खिज़र ने अपने चेहरे से गलाजत साफ़ करने की कोशिश की और वापस गुज़िश्ता दिनों में भड़कने लगा। हम इतने करीब आ तो गए हैं। मगर खिज़र ने इसकी आंखों में झांकते संजीदगी से कहते बात अधूरी छोड़ी थी। मगर क्या? आई वॉन्ट टू मैरी यू, मी टू। इसने खिज़र के सीने में मुँह छुपाया। फिर कैसे करेंगे? माँ जी नहीं मानेगी। खिज़र ने बेबसी से इसको खुद से आहिस्ता से अलग करते कहा था। वो हल्की सी मुस्कुराती हुई इसकी थोड़ी चूम कर बोली, मेरे पास एक आइडिया, अगर तुम मानो तो। क्या? रानी ने इसको अपने इरादे की तफसीर बताई थी। खिज़र तजस्सुस में हुआ, लेकिन एक लड़की ऐसा करेगी क्यों? वो झंझलाया था। इसका इरादा था कि वो खुद शनाज को मनाने की कोशिश करेगा। हम ढूंढेंगे ना ऐसी लड़की, मगर यूं किसी की ज़िंदगी ख़राब करना क्या ठीक होगा? तुम फिक्र मत करो, वो जो करेगी अपनी मर्ज़ी से करेगी, ये मेरा वादा है। इसने खिज़र को खुद में समोते हुए कहा था और वो इसकी गोश में आते ही मुतमिन हो गया था। हुरैन से साइन करवा के इस रात रानी ने खुशी खुशी इसको मादा दिखाया था। वो हुरैन का नाम सुनकर चौंका था, लेकिन एक नाम के कई लोग होते हैं, इसे आगे सोचने दिया। फिर शादी के वक्त इसने हुरैन को देखा तो देखता ही रह गया था। मोहब्बत यूँ मिलती इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मोहब्बत का नाम लेना इसकी नज़र में महज बर्बादी थी, क्योंकि अब वो रानी को अपना आप सौंप चुका था। दूसरी तरफ जब वो हुरैन के जानिब जाने लगता, इसे लगता कि वो खुद से रानी से हुरैन से धोखा कर रहा है, इसलिए जब्त का दामन थामे रखता। इसके बावजूद भी वो हुरैन की तरफ माइल होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए इसने रानिया से अपनी बेबसी का इजहार किया था और अब बाद वाला ड्रामा कर गया था। वो तलाक देने की हिम्मत खुद में ना पाते वहाँ से निकल गया था। इसे लगा था कि इसके आने तक शनाज ने हुरैन को घर से निकाल दिया होगा, लेकिन हुरैन को अपने घर में यूं ही बरजमान देकर किकी बेबसी का एहसास हुआ था, और इसके बाद जो हुआ बहुत जल्दी हुआ। इसे रानिया से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। माँ जी को भी मेरी इस हरकत की तवक्को नहीं होगी जो मैंने किया। इसके अंदर नामो नेहाद इंसान को लाया था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला था और रानिया सबज साड़ी में नशे में डोलती अंदर आई। आज अपने कमरे में नहीं जाना क्या? शनाज बेगम ने हुरैन को अपने बिस्तर पर हथेलियाँ घूरते हुए पाया तो ताड़ा हुरैन ने खाली खाली निगाहों से
को देखा था। दिल घबरा रहा है, इसकी आवाज़ और आंखें एक साथ भर आई थी। क्यों, क्या हुआ? शहनाज बेगम ने इसकी जानिब हाथ बढ़ा के इसे अपनी तरफ पचकारा था। वो नन्ही बच्ची की तरह इनकी बाहों में समाकर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने इसके दिल में आज क्या ख्वाहिशात उभर रहे थे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते। इसको यूँ रोता देखकर शहनाज बेगम को इस पर तरस आया था। वो इसे संभालने लगी, लेकिन वो बिखरी जा रही थी। मेरी बच्ची, रो मत, अगर दिल करे तो चली जाओ, वरना यहाँ ही सो रहो। इसने प्यार से समेट कर इसकी नम आंखें साफ की तो वो थोड़ी संभल कर पीछे हुई थी। चलो शाबाश, आज दिल नहीं कर रहा तो ना जाओ, यहाँ ही सो जाओ, लेकिन मेरा एक काम करो, मुझे खिज़र के कमरे में छोड़ा। इस वक्त हुरैन ने भराई हुई आवाज़ से पूछा। हाँ, इस वक्त मैं इसे कहूँगी कि मेरी बहू के लाड़ उठाया करे, मुझसे इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। शहनाज ने प्यार से इसे गले लगाते कहा था। हुरैन को सुकून सा मिला था। आ गया है ना खिज़र? हुरैन का सहारा लेकर व्हील चेयर पर बैठते हुए उन्होंने पूछा था। जी आ गए हैं, मैंने देखा था इन्हें कमरे में जाते। हुरैन ने कहा था। शहनाज ने हंकारा भरा था। हुरैन इनकी व्हील चेयर घसीटते हुए सोचने लगी कि वो खिज़र का सामना क्यों कर करेगी। आप खिज़र इसे नशे में धुत अपने कमरे की दहलीज पर खड़ा देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ। रानिया के हाथ में अब भी वो सेल था जिसमें वो वीडियो थी और वीडियो मुसलसल चल रही थी। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? खिज़र ने खुदरे लहजे में पूछा और रुख मोड़ा था। वो लड़खड़ाते कदमों से तेज़ी से इसकी तरफ लपकी और इसकी पुश्त से लग गई थी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रानिया की आवाज़ नशे से लड़खड़ा रही थी। खिज़र ने अपने सीने पर जमे हाथ सख्ती से पीछे किया था और बाथरूम की जानिब बढ़ने लगा। आज इसको रानिया का लम्स आग लग रहा था, जिसने पहले ही सब खास्तर कर दिया था। अब बस ज़मीर था जो ज़मीर था जो इसे कच्चों के लगा रहा था। रानिया मचल कर वापस इसके सामने तन गई थी और इसके सीने से जोंक की तरह चिमटी। अब मेरा लम्स भी बुरा लग रहा है। याद है ना, तो मुझे यहाँ अपनी बाहों में लेकर सोते थे। रानी ने इसके सीने में मुंह देते हुए शिकवा किया था। खिज़र को इसके बदन से उड़ती महक नागवार गुजर रही थी। वो पास था और मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगी, खिज़र ने चबा चबा कर कहा था और इसे अपने से दूर धकेला। रानिया नशे में होने की वजह से तवाज़ुन बरकरार रख पाई थी और ड्रेसिंग से लगी मोबाइल छूटकर गिर गया कर बंद हो गया था। खिज़र ने नदामत से आगे बढ़ते इसको सहारा देकर बेड पर बैठाना चाहा था। रानी लड़खड़ाकर अपना हाथ झटका। अब क्यों लगा रहे हो मुझे हाथ? यूँ वो इससे पहले कि कुछ कहती रानिया शहनाज की तेज अंगाड़ती पर खिज़र ने करंट खाकर पीछे देखा था, जहाँ शहनाज बेगम का चेहरा गुस्से से लाल भभूका होए जा रहा था और हुरैन की आंखों में बेयकीनी थी। वो यकटक सदमे से खिज़र को देखती ही जा रही थी और आंखों में आंसू लिए वहाँ से उल्टे कदम भाग गई। जी सासू माँ, हुक्म दीजिए, रानिया ने बजा लाते हुए पूछा था और बेतहाशा मुस्कुराने लगी। वो बिल्कुल फरामोश नहीं हुई थी अपना आप और माहौल की संगीनी। शहनाज बेगम ने अफसोस से तनफ़ुर से दोनों को देखा था और व्हील चेयर वापस मुड़ी। अम्मी, खिज़र ने अटकते हुए शहनाज को पुकारा था। लम्हा भर के लिए शहनाज ने खिज़र की जानिब देखा था। इनकी आंखों में बिखरे मान की किरचियाँ थी। खिज़र को अपने तय दामन होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। जब तुम दोनों इस गंदगी से निकल कर होश में आ जाओ तो बात कर लेना मुझसे, उन्होंने पथरीले लहजे में कहा था और वहाँ से चली गई। रानी लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई और खिज़र सर पकड़कर बैठ गया। अगली सुबह शहनाज बेगम का चेहरा सपाट हो रहा था। सामने पुरतमार रानी और शर्मिंदा सा खिज़र बैठा था। अलबत्ता हुरैन रात से कमरे में से नहीं निकली थी। कल रात जो हुआ, शहनाज बेगम ने बात का आगाज़ किया तो रानी ने नूह से इनकी बात काटी थी। कल रात जो हुआ इसको छोड़िए, क्यों हुआ ये देखकर आपको ये सब अंदाज़ा हो जाएगा। रानी ने खिज़र की तरफ मक्कारी से देखते हुए मोबाइल शहनाज बेगम की जानिब बढ़ाया था। ये अलग अलग मकामात की चंद मिनटों की वीडियो मिली हुई थी जिसमें खिज़र और इसका मिलाप, फिर मायदे के बारे में बातें, हुरैन को आबाद के सामने करने की प्लानिंग और कल वाली मुलाकात सब थी। खिज़र सुम्बुकुम बैठा था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। शहनाज बेगम के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया था और इनका सदा चेहरा आंसू से भीगने लगा। तुम सब जितनी भी चालें चल लो, आखिर जीत वाला मोहरा रानिया किसी को नहीं देगी। रानिया ने उठकर मोबाइल उठाते हुए मगरूना कहा था और इन दोनों की हालत से लुत्फ़ उठाती अपने कमरे में चली गई। लॉन्च में मौत जैसा सकूत था। खिज़र काफ़ी देर बाद लड़खड़ाते कदमों से चलते शहनाज बेगम की व्हील चेयर के पास आकर भीगी आंखें लिए बैठा था। शहनाज बेगम ने अश्कों से तर भीगा चेहरा उठाकर इसकी जानिब मलामती अंदाज में देखा। चटाक आनन फानन इनका हाथ उठा था और खिज़र के चेहरे पर निशान छोड़ गया। खिज़र ने लब काटा था लेकिन कुछ कह ना सका। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। खिज़र वो अपनी व्हील चेयर घसीटती इंतहाई सख्ती से कहकर चली गई थी। खिज़र उठा था, लंबे लंबे डग बढ़ता निकल गया था। रानी ने अपने बेटे जैन को लेकर
महज शनाज बेगम को ज़िय देने के लिए बाहर मुल्क चली गई थी। शनाज बेगम को क्या असर होना था भला, इनको तो खिज़र को दिया ज़ख्म तड़पाए रखता। इन्हें अपनी तरबियत से इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। हुरैन भी चली जाना चाहती थी, लेकिन शनाज बेगम के अकेलेपन से इसे जाने नहीं दिया। कुसिया को सच्चाई मालूम होने के बाद वो शनाज बेगम और हुरैन को अपने घर ले आई थी। इन्हें भी खिज़र से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। वो लाख लाख अपने रब का शुक्र अदा करती थी कि खिज़र जैसे फितने की शादी बिनिश से नहीं हुई। खिज़र इन्हें दोनों को बहरहाल लेने आया था, लेकिन शनाज बेगम इसको देखकर मुँह फेर लेती और कुसिया बेगम की आंखों में तनफ़्फ़ुर इसको की शर्मिंदगी में डाल देता था। खिज़र इन लोगों को स्पेस देने के लिए स्पेशलाइजेशन की गर्ज से यूएस से चला गया और पीछे वो दोनों एक दूसरे की दुख सुख की साथी बन गई। मगर खिज़र का दिया घाव शनाज बेगम को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हुरैन की उम्मीद से होने की खबर इस तक भी पहुंची थी, लेकिन बिनिश के ज़रिए वो शनाज बेगम और हुरैन से बातें करने के लिए फुल महसूस कर रह जाता था। इसकी हुरैन से एक बार भी बात नहीं हुई थी। अलबत्ता ममता के हाथों मजबूर होकर शनाज बेगम कभी कभार कर लेती थी। चंद साल बाद खिज़र ने कार से उतरकर अंदर कदम रखा था। इसकी आंखों में थकन और नमी भरी थी। वो मज़ीद सेहतमंद और खूबसूरत हो गया था। गेट के अंदर परसा देने आए मर्द हजरात लॉन में बैठे थे, जिनमें आबाद रानिया को क्रिश्चन शोहर बोर्ड भी था। अलबत्ता बिनिश का शोहर राहम इधर इधर इंतजामात देख रहा था। खिज़र को देखकर इसकी जानिब लबका, बड़ी देर से आए आप? वो आपकी राह देखती चली गई क्या? उन्होंने मेरा पूछा था। खिज़र ने आस्था से पूछा। बहुत मुश्किल था अपनी भराई आवाज़ पर काबू पाना। ज़बान से एक लफ्ज़ ना बोलें, लेकिन मोहब्बत आंखों से ज़ाहिर ना हो तो मोहब्बत क्या कहलाए? अरहम ने कहा था और एक आदमी की पुकार पर इस तरह बढ़ा। खिज़र मन भर पाँव लिए थका माने दरवाजे को खोलता अंदर आया था। अंदर का कर्फ्यू और अगरबत्तियों की मिली जुली खुशबू बसी हुई थी। हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। सामने लॉन्च के सोफ़े वगैरह उठाकर दरियाँ बिछाई गई थी। बीच में जनाजा रखा था। इस आसपास परसे के लिए आई औरतें बैठी थी। इन्हीं में इसने बिनिश को देखा। वो कदरे फरबी माइल हो गई थी और रूह भी निखर गया था, लेकिन इस वक्त इसकी आंखें सुर्ख थी। इसकी गोद में चंद माह की बच्ची थी। इन्हीं बरसा देने वालियों में से एक घराने को बर्बाद करने वाली रानिया भी थी। रानिया और खिज़र की आंखें चार हुई तो रानिया ने दिल के शोर से और खिज़र ने नफरत से नजरें चुराई थी। रानिया ने एक और कनाडा में ही शादी कर ली थी और जैन को वहीं बोर्डिंग में डाल दिया था। खिज़र कदम कदम चलता मैयत के पास आया था। कफन दफन हो चुका था। खिज़र ने धड़कते दिल के साथ मैयत का चेहरा देखना चाहा था, लेकिन इससे पहले ही कुर्सी इसकी जानिब लपकी थी और सीने से लगकर सिसके रहने लगी। खिज़र ने सोचा कि क्या इसको चेहरा देखना अब भी नसीब नहीं होगा। कितना तड़पा था वो इन दोनों को देखने के लिए, और आज भी खिज़र ने नम आंखों से कुर्सी की पुश्त पर थपकियाँ दी और वो चाहकर भी रो नहीं सकता था। मर्द था ना। हमारे माशरे में मर्दों पर यह जुमला राइज करके कि मर्द को दर्द नहीं होता, किसी मर्द को बेस, किसी को संगदिल, किसी को बेदर्द बना दिया है। अब मर्द रोना भी चाहे, पछताना भी चाहे तो इसकी अना का मसला बन गया है। मर्द को दर्द नहीं होता की वजह से भी वो बस लब बींच कर अपने जज्बात को कत्ल कर रहा था, अपने दुख के साथ लड़ रहा था। बिनिश ने आकर कुर्सिया को संभाला दिया था। खिज़र ज़रा जाकर हुरिया को देखना, वो रो रही है। बिनिश ने इसकी जानिब आकर सरगोशी की थी। वो कहाँ है? खिज़र ने पूछा था। वो भी अंदर ही है, बिनिश ने स्पार लहजे में जवाब दिया था। खिज़र इसकी लहजे पर खौफ सा होता पलट कर अंदर कमरे में आया था। कितने सालों बाद वो अपनी माँ के कमरे की दहलीज पार कर रहा था और एक वक्त था कि इस कमरे में हाजिरी दिए बिना वो एक रात ना गुजारता था। इसने देखा पूरे का पूरा कमरा ऐसा ही था, लेकिन इसमें हुरिया के खिलौनों का इजाफा हो गया था। बेड पर 2 साला हुरिया जिद में इधर उधर खिलौने उठाकर फेंक रही थी और बेड के बिल्कुल साथ रखी व्हील चेयर पर शनाज बेगम, जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसको बिलाने की कोशिश कर रही थी। अपने पीछे खटका पाकर मुड़ी तो वो खिज़र को अपनी दहलीज पर इतने सालों बाद देखकर तड़प उठी थी। उन्होंने ममता के हाथों मजबूत रस खाकर बाहें वाँ कर दी। वो भी भाग के इसमें बच्चों की तरह समा गया था। हुरिया घर में नए शख्स की आमद पर आंखें पटपटा कर इन दोनों को देखने लगी। माफ़ कर दीजिए मुझे अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी। वो तड़प कर एक ही गर्दान किए जा रहा था। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं खिज़र के, अब मज़ीद कुछ सह सकूँ। तुम्हारी जुदाई और हुरैन की जवान मौत ने मुझे तोड़ दिया है। मैं मज़ीद नफरत नहीं कर पाऊँगी, मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने भी हिचकियों से रोते हुए अपनी बेबसी का इजहार किया था। खिज़र ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। इसको दबा से इत्मीनान था कि इतने अरसे बाद वो इनकी गोश में आ गया था। एक जलन पर ठंडी मीठी फवार पड़ गई थी, लेकिन एक ज़ख्म से अब भी खून रस रहा था। हुरैन, इसने ज़रा की ज़रा अलग होकर हुरिया को गोद में उठाया था। वो भी बिला चूंचरा इसकी गोद में आ गई थी और अपने नन्हे हाथों में खिज़र का चेहरा लिया। ये पहचानती है मुझे? खिज़र के लहजे में सरखुशी सी थी। शनाज बेगम ने सर आप भरी। हाँ हुरैन, रोज़ कई बार तुम्हारी तस्वीर इसको दिखाती थी। और शनाज की आवाज़ भर गई थी। खिज़र की आंखों में भी नमी चमकी थी। हुरैन की नागहानी मौत इसके लिए भी
किसी शौक़ से कम नहीं थी। वो हुरिया को सीने से लपटाए वापस लॉन्च में आया था और हुरैन का चेहरा देखने लगा तो कुसिया ने इसका हाथ पकड़ लिया था। रानिया को इस लम्हे भी कमीनी सी खुशी ने आन घेरा। नहीं, अब तुम इसको नहीं देख सकते, कुसिया ने रोते हुए आवाज़ में कहा था। क्यों? वो पहली बार को लाया था, ना महरम हो चुकी है ये अब। तुम्हारे लिए इसकी वफ़ात होते ही निकाह ख़त्म हो गया था। एक बड़ी सयानी औरत ने इसे प्यार से समझाया था। खिज़र ने तकलीफ़ से आँखें बंद की थी। इसने आगे बढ़कर बिनिश की गोद में हुरिया को दिया था। बिनिश ने खिज़र के इस इक़दाम से इसे सवाली नज़रों से देखा। इसको हुरैन को इतना दिखा दो कि कभी जो मुझे इसकी माँ की याद है तो इसकी आंखों में बसा इसकी माँ का अक्स मैं देख सकूं। खिज़र ने टूट टूट कर अल्फाज अदा किए थे। बिनिश की आंखों में नमी चमकी। इसने अब सबका सामना भी तो करना था, सबसे मिलना भी था। बाहर निकलते उसने एक औरत की पुकार सुनी थी। इसके मेके तो बता देते, इतला दी है, वो कहते हैं कल परसों तक ही पहुँच पाएंगे। जवाब रानी ने दिया था। वो थके टूटे चुके वजूद के साथ मर्दाने में आ गया था। रात में बिस्तर पर हुरिया को लौटाते इसको हुरैन की बात याद आई थी। बेआराम आप सो रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं। हुरैन की याद ने इसके लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बखेरी थी। खिज़र ने सोई हुरिया के नरम से बालों में हाथ फेर कर इसका माथा चूमा था। आपसे धोखे की पादाश मैं सारी उम्र बेसुकून रहूँगा, लेकिन हुरैन ये मेरा वादा है, हमारी बेटी की ज़िंदगी में हमेशा सुकून देता रहूँगा। इसने कहा कहकर लाइट बंद कर दी थी और हुरिया को सीने में छुपाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। हर प्यार भरी कहानी का इख्तिताम ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ मिलन ही हो, मैंने मोहब्बतों में जुदाई ही देखी है। वाह, राइटर ने क्या किया। राइटर ने उसकी बीवी को ही मार दिया। लगता है राइटर को मिलन वाली स्टोरीज़ पसंद नहीं आती। खैर, नावल अच्छा था लेकिन इसमें बहुत से लफ्ज़ मैं नहीं पढ़ पाई थी। मुझे पता है आपको मुझसे शिकवा होता है कि मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ, लेकिन कुछ पढ़ते टाइम अल्फाज मुझसे अदा नहीं होते। ये आप कभी कभी अपने साथ भी इसका एक्सपीरियंस कीजिएगा कि कोई भी 200-300 पेजेस का कोई नावल लेकर तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो कहते हैं मुझे कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो ख़ुद भी बहुत जगह पर अटकेंगे। मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बार बेहतर से बेहतर कर सकूँ। फिर भी कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माज़ा कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।